ईरान में इस्लाम का इतिहास सदियों पुराना है। मुसलमान 6ठी सदी ईस्वी में ईरान में उस वक्त दाखिल हुए जब ईरान पर सासानियों की हुकूमत थी और इसकी सत्ता पर सासानी बादशाह खुसरो परवेज बैठा हुआ था। ये वही खुसरो परवेज था जिसे उस दौर के लोग किसरा के नाम से पुकारते थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस ईरानी बादशाह को खत लिखकर इस्लाम की दावत दी थी वो यही खुसरो परवेज था। खुसरो परवेज के दौर का ईरान आज के ईरान से बहुत बड़ा था। ये दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत थी जिसकी सरहदें तुर्की, ओमान, सीरिया, अजरबैजान, आर्मेनिया से लेकर एशिया और भारत तक फैली हुई थी। ये सल्तनत आधी दुनिया पर राज करती थी और जब उसके बादशाह को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो उसने गुरूर और तकब्बुर में उनके भेजे खत को फाड़ दिया और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने खुसरो परवेज के नाम से पहले मोहम्मद का नाम लिख दिया। खुसरो परवेज की इस गुस्ताखी पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की कि खुसरो की सल्तनत कुछ ही दिनों में टुकड़े टुकड़े हो जाएगी और फिर नबी के फरमान के 15 साल बाद ही हजरत उमर ने इस सल्तनत के 2 टुकड़े कर दिए और ये सल्तनत हमेशा के लिए दुनिया के नक्शे से गायब हो गई। इस्लाम के आने से पहले ईरान में पारसियों का राज हुआ करता था और यही धर्म ही वहाँ का सरकारी मजहब था। लेकिन खुसरो परवेज की एक गलती ने ईरान का पूरा जुग्राफिया बदल दिया। ईरान मजूसियों का देश था और यहाँ के लोग आग की पूजा करते थे। मुसलमानों के आने तक यहाँ की एक बड़ी आबादी इसी जरतुश्त धर्म को मानती थी। मशहूर सहाबी हजरत सलमान फारसी भी इस्लाम कबूल करने से पहले एक मजूसी थे। इन्होंने ही बिस्मिल्लाह का फारसी में तर्जुमा किया था। ईरान का पुराना नाम फारस था और इस फारस में जिस पहले मुसलमान ने कदम रखा उसका नाम खालिद बिन वलीद था। खालिद बिन वलीद के नेतृत्व में मुसलमानों ने पहली बार 633 ईस्वी में ईरानियों का मुकाबला किया और मेसोपोटामिया शहर को फतेह कर लिया। जिस वक्त खालिद बिन वलीद ने ईरान पर हमला किया उस वक्त उसकी सत्ता पर हरमुज बैठा हुआ था। कहा जाता है कि हरमुज एक जालिम बादशाह था जो हिंदुस्तान और अरब से आने वाले व्यापारियों पर जुल्म व तशद्दुद करता और उनके माल को लूट लिया करता। किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो इनके अत्याचारों का विरोध कर सके। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, हर कोई उसके अत्याचारों से पीड़ित था। जब ये खबर खलीफा अबू बकर को मिली तो उन्होंने खुद हरमुज का हिसाब करने का फैसला किया और अपने सबसे ताकतवर कमांडर खालिद बिन वलीद को 18,000 फौजियों के साथ ईरान रवाना कर दिया। खालिद बिन वलीद के आने की खबर ईरानियों को पहले ही मिल चुकी थी। जब वो ईरान पहुंचे तो दुनिया की सबसे बड़ी फौज उनका मुकाबला करने के लिए पहले से ही इंतजार कर रही थी। लेकिन खालिद कोई आम इंसान नहीं थे। ये वो कमांडर था जिसने अपनी जिंदगी में 125 से अधिक जंगें लड़ी और एक में भी शिकस्त नहीं खाई। एक तरफ खालिद बिन वलीद के चंद फौजी थे और दूसरी तरफ हरमुज की लाखों की फौज और जंग का मैदान था ईरान का काजिमा शहर। यही वो शहर था जहां पर मुसलमानों ने पर्शियन एम्पायर के साथ अपनी पहली जंग लड़ी और इस जंग को नाम दिया गया जंग सलासिल का। ये मानवा इतिहास की ऐसी जंग थी जो शुरू होते ही खत्म हो गई। सासानी बादशाह हरमुज ने खालिद बिन वलीद को चैलेंज किया कि अगर दम है तो अकेले मुकाबला कर। खालिद बिन वलीद ने अपने पहले ही वार में हरमुज का सर धड़ से अलग कर दिया। इस मंजर को देखकर ईरानी फौज में दहशत फैल गई और वो मैदान छोड़कर भाग गए। इस जंग ने फारस के लोगों में मुसलमानों की ऐसी दहशत बिठाई कि सालों तक कोई उनका मुकाबला करने को तैयार न हुआ। मुसलमानों ने इस पहली जंग में ही पर्शियन एम्पायर के परखच्चे उड़ा दिए और फिर जब 636 ईस्वी में हजरत उमर ने साद बिन वक्कास को विजय रथ देकर फारस की तरफ रवाना किया तो सासानी सल्तनत का हमेशा के लिए अंत हो गया। साद बिन वक्कास ने सासानी बादशाह यजगर्द सोम को ऐसी शिकस्त दी कि फारस में उसका नाम लेने वाला भी बाकी नहीं रहा। जिस फारसी सल्तनत को बैजेंटाइन एम्पायर भी खत्म नहीं कर पाया, मुसलमानों ने उसे चंद दिनों में ही मिट्टी में मिला दिया। मुसलमानों के 30,000 के लश्कर ने यजगर्द को जंगे कदसिया में न सिर्फ शिकस्त दी बल्कि उनके कमांडर रुस्तम को भी मौत के घाट उतार दिया। रुस्तम के मरते ही यजगर्द के लश्कर में अफरा तफरी फैल गई और ईरान में इस्लामी निजाम के नाफिज होने का ऐलान हो गया। मुसलमानों ने बड़ी आसानी से फारस की राजधानी क्रिस्फॉन को अपने कब्जे में ले लिया
और फिर एक के बाद एक शहर फतह करते चले गए। हमले से पहले साद बिन वक्कास ने यजगर्द को दावत दी थी कि अगर वो इस्लाम कबूल कर ले तो मुसलमान अपनी फौज के साथ वापस लौट जाएंगे, लेकिन उसने जंग को चुना और फिर इसी जंग ने ईरान से 400 साल पुरानी सल्तनत का खात्मा कर दिया। इस जंग की फतह के बाद ईरान अब पहला गैर अरब देश था जहां पर इस्लाम सबसे पहले दाखिल हुआ। ईरान में इस्लाम को पहुंचाने में हजरत उमर का बड़ा योगदान रहा। उन्होंने न सिर्फ ईरान में इस्लामी हुकूमत कायम की, बल्कि इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए वहां पर सैकड़ों मस्जिद और मदरसे कायम किए। ईरान के मजूसी अपनी सल्तनत के खत्म होने का जिम्मेदार हजरत उमर को ही मानते थे, क्योंकि हजरत उमर ने ही साद बिन वक्कास को ईरान फतेह करने के लिए फारस भेजा था। ईरान के आग पूजने वाले इन मजूसियों की नफरत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपनी इस शिकस्त का बदला लेने के लिए हजरत उमर को भी शहीद कर दिया। हजरत उमर को शहीद करने वाला अबू लुलू एक फारसी ईरानी आतिश परस्त था। सन 650 के आते आते मुसलमानों ने पूरे फारस को फतेह कर लिया और पूरा ईरान इस्लामी खिलाफत का हिस्सा बन गया। ईरान के आखिरी बादशाह यजगर्द सोम की बेटी सहरबानो ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह से निकाह कर लिया और इस तरह ईरान के शाही खानदान में भी इस्लामी खून बहने लगा। मुसलमानों ने 651 में इस्फहान, अजरबैजान, सकस्तान, आर्मेनिया और खुरासान के पूरे इलाके फतह कर लिए। 8वीं सदी ईस्वी में जब अब्बासी खिलाफत की स्थापना हुई तो उसने ईरान को तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। मुसलमानों ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ऐसी तरक्की की कि यूरोप के लोग शिक्षा हासिल करने के लिए ईरान आने लगे। इतिहासकारों के मुताबिक 8वीं सदी तक ईरान की 25% आबादी इस्लाम कबूल कर चुकी थी और ईरान में बैठकर दुनिया के विकास की गाथाएं लिखी जा रही थी। 11वीं सदी के आते आते ईरान की 100% आबादी इस्लाम कबूल कर चुकी थी और यही वजह है कि कुरान का सबसे पहला तर्जुमा फारसी भाषा में ईरान के लोगों के लिए ही किया गया था। ईरान के बगैर इस्लाम का वो तस्वुर सामने नहीं आ सकता था जो आज पूरी दुनिया देख रही है। इसी ईरान में इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम गजाली और इमाम अबू हनीफा जैसे उन आलिमों ने जन्म लिया जिन्होंने मुसलमानों के सोचने, समझने और देखने का नजरिया बदल दिया। आज पूरी दुनिया में इनके करोड़ों चाहने वाले मौजूद हैं। ईरान में ऐसे ऐसे वैज्ञानिक और ऐसे आलिम पैदा हुए जो आज पूरी दुनिया के लिए रहनुमाई का जरिया बने हुए हैं। इस्लाम ने ईरान में ऐसी जड़ें जमाई कि वो सदियों तक मुसलमानों के इल्म फन का मरकज बना रहा। इसी ईरान में मौलाना रूमी और बायजीद बस्तामी जैसे शायर पैदा हुए। इस सरजमी पर जाबिर बिन हय्यान, अल फाराबी, अल ख्वारिज़मी और अल बैरूनी जैसे साइंसदानों ने जन्म लिया, जिनकी लिखी किताबें आज ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती हैं। मशहूर सूफी बुजुर्ग शेख अब्दुल कादिर जीलानी और इमाम गजाली इसी ईरान के रहने वाले थे। जब पूरा यूरोप और पश्चिम अंधेरे में डूबा हुआ था तब ईरान के मुसलमान आविष्कार पर आविष्कार किए जा रहे थे और यही मुसलमानों का वो सुनहरा दौर था जिसे आज गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। 8वीं सदी ईस्वी से लेकर 17वीं सदी ईस्वी तक दुनिया में विज्ञान पर सबसे ज्यादा किताबें फारसी और अरबी भाषा में लिखी गईं। ईरान सैकड़ों सालों तक विभिन्न मुस्लिम सल्तनतों का हिस्सा रहा। इस पर सामानियों, सल्जूकियों, सफियों और गजनवी एम्पायर ने सालों तक हुकूमत की। बादशाहत और शहंशाहत का ये सिलसिला 1979 तक चलता रहा, जब तक इमाम खुमैनी ने ईरान से पहलवी साम्राज्य का खात्मा नहीं कर दिया। ईरान में आज 50,000 से अधिक मस्जिदें मौजूद हैं और यहाँ पर 9 करोड़ से अधिक मुसलमान रहते हैं। ये वो देश है जो आज पूरी दुनिया में मुसलमानों की उम्मीद बना हुआ है। ईरान ने पिछले 30 सालों में टेक्नोलॉजी के मामले में खुद को इतना मजबूत कर लिया है कि इजराइल की भी हिम्मत नहीं कि वो सामने से उसका मुकाबला कर सके। ईरान के पास 551 एयरक्राफ्ट, 4000 टैंक, 21 युद्धपोत, 19 पनडुब्बियां और 65,000 बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद हैं, जो उसकी ताकत को बताने के लिए काफ़ी हैं। ईरान आज मिस्र और इजराइल के बाद मिडिल ईस्ट की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बन चुका है। विरोधियों ने ईरान को खत्म करने की बहुत सी कोशिशें की, लेकिन वो आज भी सीना ताने दुनिया के सामने खड़ा है। न जाने कितने मंगोल आए, न जाने कितने बादशाह गुजरे, लेकिन ईरान को खत्म नहीं कर पाए। जब जब दुनिया में जालिमों के खिलाफ विद्रोह का इतिहास लिखा जाएगा तब ईरान का जिक्र जरूर होगा। ये वो देश है जिसने उस वक्त फिलिस्तीन के लोगों का हाथ थामा
जब कोई दूसरा उनके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ईरान को भले ही आज इस्लामी देश के रूप में मान्यता हासिल है, लेकिन ये वैसा कभी नहीं था जैसा आज है। इस देश को इस्लामी राष्ट्र बनाने में भारत का बड़ा योगदान रहा। भारतीय मूल से ताल्लुक रखने वाले इमाम खुमैनी ने ही ईरान में इस्लामी सरकार की स्थापना की थी। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1820 से। ये वो साल था जब भारत में क्रांति की ज्वाला भड़क रही थी। भारत के हिंदू और मुसलमान अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक रहे थे, और इसी विद्रोह में एक नाम था सैयद अहमद मूसवी हिंदी का। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के छोटे से गांव किंतूर में जन्मे सैयद अहमद मूसवी उन लोगों में से थे जिन्होंने सबसे पहले भारत की आजादी का ख्वाब देखा। सैयद अहमद मूसवी अवध के नवाब के साथ मिलकर लखनऊ, बाराबंकी और अन्य इलाकों में क्रांति का नेतृत्व करते रहे, लेकिन विद्रोह की असफलता के बाद वो साल 1830 में अवध के नवाब के साथ ईरान चले गए। सैयद अहमद मूसवी ने ईरान के शहर खुमैन को अपना वतन बनाया और वहीं पर रहने लगे। खुमैन ही वो शहर था जहां पर उनके बेटे मुस्तफा का जन्म हुआ। यही वो मुस्तफा थे जिनके बेटे आयतुल्लाह खुमैनी ने ईरान के इतिहास का धारा बदल दिया। ये सच है कि अगर खुमैनी के दादा अहमद मूसवी भारत से ईरान न जाते तो ईरान इस्लामी रियासत में कभी तब्दील न हो पाता। आयतुल्लाह रूहुल्लाह मूसवी खुमैनी का जन्म 24 सितंबर 1902 को खुमैन में हुआ था। वो जिस वक्त पैदा हुए उस वक्त ईरान में पहलवी डायनेस्टी का राज था, जिसे अमेरिका और इजराइल का समर्थन हासिल था, और उस दौर में ईरान अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त माना जाता था। ईरान की पॉलिसियां और उसका निजाम सब कुछ अमेरिका के हाथों में था। हालात यहाँ तक पहुँच चुके थे कि ईरान में हिजाब पर पाबंदी लगाई जा चुकी थी। हर तरफ शराब और मैखाने सजे हुए थे। किसी भी शख्स के लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त था कि उस मुल्क में जहां हुसैन इब्ने अली का मदफन हो, जहां उम्मत की सबसे हयादार शख्सियत पर्दानशी हो, वहां इस्लामी अहकामात के जनाजे निकाले जाए। ईरान बेगैरती की इस हद तक पहुंच चुका था कि जब 1948 में इजराइल की स्थापना हुई तो जिस देश ने सबसे पहले इजराइल को मान्यता दी थी उनमें एक नाम ईरान का भी था। 1960 में जब शाह ईरान ने देश को मॉडर्न बनाने का काम शुरू किया तो रूहुल्लाह खुमैनी ने उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। आयतुल्लाह खुमैनी गांव, कस्बों और शहरों में जाकर ईरान की सरकार के खिलाफ लोगों को तैयार करने लगे, और उन्होंने चंद दिनों में ही अपने जोशीले भाषणों और तकरीरों से शाह ईरान का तख्त हिला दिया। 1964 में पहलवी सरकार ने जब अमेरिकी फौजियों को इराक के आम नागरिकों से ज्यादा अधिकार दे दिए तो आयतुल्लाह खुमैनी ने ऐसी जोशीली तकरीर की कि पूरा ईरान सड़कों पर आ गया। उन्होंने ईरान के मुसलमानों को मुखातिब करते हुए कहा कि ऐ ईरान के लोगों, मेरा दिल फटा जा रहा है। इस शख्स ने हमें बेच डाला और हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। ईरान के लोगों की कीमत अब अमेरिका के कुत्ते से भी कम है। ऐ नजफ, कुम, मशहद, तेहरान और शेराज के लोगों, मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ, ये गुलामी कभी कबूल मत करना। खुमैनी के इन क्रांतिकारी विचारों और ओजस्वी भाषणों से ईरान की सरकार इतनी भयभीत हुई कि उसने उन पर पाबंदियां लगा दी और उन्हें देश से बाहर निकाल दिया। लेकिन खुमैनी अपना काम कर चुके थे। उन्होंने जो आग भड़काई थी वो अब शोला बनकर ईरान के गली कूचों में रक्स करने वाली थी। रूहुल्लाह खुमैनी 15 सालों तक देश के बाहर रहे। ईरान से निकलने के बाद जिस देश ने उन्हें पनाह दी उसका नाम तुर्की था। खुमैनी थोड़े ही दिनों तक तुर्की में रहे और उसके बाद इराक चले गए और वहां से चिट्ठियों और रेडियो के माध्यम से ईरान की क्रांति की ज्वाला को भड़काते रहे। कहा जाता है कि 1970 के दशक में उनकी रिकॉर्डेड कैसेट्स सबसे ज्यादा बिकने वाली ऑडियो कैसेट्स में से थी। ईरान के हर घर और हर कस्बे में उनके चाहने वाले उनके रिकॉर्डेड बयान कैसेट के जरिए सुना करते थे। खुमैनी की लोकप्रियता इस हद तक पहुंची कि ईरानी सरकार ने उन्हें हर तरह से तोड़ने की कोशिश की। उन्हें भारतीय मुल्ला कहा गया, लेकिन भारतीय शब्द रूहुल्लाह के लिए कोई गाली नहीं थी, बल्कि ये एजाज था, क्योंकि भारत उनके आबा व अजदाद का वतन था। ये वो देश था जिसने आयतुल्लाह खुमैनी को वजूद बख्शा। आयतुल्लाह खुमैनी खुद भी भारत से बहुत मोहब्बत करते थे और उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो अक्सर शेर व शायरी में हिंदी तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। उनके दादा सैयद अहमद मूसवी को अपने वतन से इतनी मोहब्बत थी कि उन्होंने अपने नाम के साथ हिंदी जोड़ लिया था
और वो ईरान में सैयद अहमद मूसवी हिंदी के नाम से मशहूर थे। खुमैनी के असर और रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस साल वो सत्ता में बैठे उसी साल 1979 में टाइम मैगजीन ने उन्हें मैन ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा। आयतुल्लाह खुमैनी वही शख्स थे जिन्होंने अमेरिका को शैतान अकबर और सोवियत यूनियन को शैतान असगर की उपाधि दी थी, जिससे अमेरिका और सोवियत यूनियन से उनकी नफरत का अंदाजा लगाया जा सकता था। खुमैनी ईरानी क्रांति का वो स्तंभ थे जिसे अमेरिका कभी गिरा नहीं पाया। अमेरिका ने लाखों कोशिशें की, अपनी सारी खुफिया एजेंसीज का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन वो समझ नहीं पाए कि ईरान में क्या होने वाला है। साल 1978 में जब आयतुल्लाह के एक इशारे पर ईरान की जनता सड़कों पर आ गई तो सबके होश उड़ गए और फिर वही हुआ जो इतिहास में कभी नहीं हुआ था। खुमैनी के नेतृत्व में ईरान की जनता ने पहलवी सरकार को उखाड़ फेंका और एक इस्लामी गणराज्य की स्थापना कर दी। हैरानी की बात थी कि जिस शख्स की आवाज पर ईरान के लोगों ने सालों पुरानी सत्ता उखाड़ फेंकी थी, उसका लीडर विदेश से इस क्रांति का नेतृत्व कर रहा था। इस क्रांति की सफलता ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए थे। यहाँ तक कि अरब देशों के पैरों के तले से जमीन निकल गई थी कि कहीं ऐसा न हो कि खुमैनी जैसा कोई एक लीडर उनके यहाँ भी पैदा हो जाए और उनकी बादशाहत का खात्मा कर दे। खुमैनी 15 सालों तक देश से बाहर रहे। वो बाहर रहते हुए भी ईरान के कोने कोने में पहुंच चुके थे और यही वजह थी कि जब वो ईरान आए तो लाखों लोगों का मजमा उनके इंतजार में एयरपोर्ट के बाहर खड़ा था। खुमैनी ईरान के नए नेशनल हीरो थे, एक ऐसा हीरो जिसने इस्लामी निजाम के लिए सत्ता को उखाड़ फेंका था। रूहुल्लाह खुमैनी ने सत्ता में आते ही अमेरिका और इजराइल की जड़ें हिला दी और अमेरिका का हर तरह से विरोध किया। उन्होंने इजराइल की मान्यता खत्म कर दी और रजा पहलवी ने ईरान में जिस इजरायली दूतावास को खोला था उसे फिलिस्तीन के हवाले कर दिया। इसी दौरान उन्होंने हिजबुल्लाह की स्थापना की और फिलिस्तीन में हर उस गिरोह का समर्थन किया जो फिलिस्तीन की आजादी की जंग लड़ रहा था। किसी ने सोचा नहीं था कि भारत से गए सैयद अहमद मुसावी का पोता रूहुल्लाह खुमैनी ईरान में इस्लामी क्रांति का सबसे बड़ा चेहरा बन जाएगा। बाराबंकी जिले में जन्मे अहमद मुसावी के पोते रूहुल्लाह खुमैनी ईरान के पहले सुप्रीम लीडर थे। खुमैनी ने जिस दिन सत्ता संभाली उस दिन पूरे ईरान में जश्न मनाया गया और एक जश्न भारत में भी मना, क्योंकि वो जिस किंतूर से ताल्लुक रखते थे वो भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी का एक कस्बा था। आज भी ईरानी तारीख और ईरानी क्रांति का जिक्र भारत के बगैर मुकम्मल नहीं होता। कहा जाता है कि रूहुल्लाह खुमैनी अगर थोड़े दिन और जिंदा रहते तो फिलिस्तीन अब तक आजाद हो चुका होता। ईरान दुनिया की 21वीं सबसे बड़ी सैन्य ताकत है और वो आज दुनिया के सुपर पावर को टक्कर दे रहा है। ये तब है जब अमेरिका ने ईरान पर तमाम तरह की पाबंदियां लगा रखी हैं। ईरान की मौजूदा सरकार की स्थापना ही इजराइल का विरोध और अमेरिका के वर्चस्व को खत्म करने के लिए की गई थी। 1970 तक ईरान में पहलवी डायनेस्टी का राज था जिसे अमेरिका और इजराइल का समर्थन हासिल था और उस दौर में ईरान अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त माना जाता था। 1948 में जब इजराइल की स्थापना हुई तो जिस मुस्लिम देश ने सबसे पहले इजराइल को मान्यता दी थी उसका नाम ईरान था। शाह ईरान के विचारों और उसके अमेरिका समर्थक रवैये को वहां की जनता पसंद नहीं करती थी। इसी बात को लेकर वहां की जनता और सरकार के बीच में टकराव पैदा हुआ जिसने ईरानी क्रांति को जन्म दिया। 1979 में ईरानी क्रांति के नतीजे में पहलवी राजवंश का अंत हो गया और ईरान में एक नई सरकार का गठन हुआ जो आज इस्लामी रिपब्लिक ऑफ ईरान कहलाती है। ईरान की इस सरकार को बनाने में भारत के मशहूर आलिम दीन सैयद अहमद मुसावी के पोते रूहुल्लाह खामेनेई का बड़ा योगदान रहा। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में जन्मे सैयद अहमद मुसावी के पोते रूहुल्लाह खामेनेई ने ही ईरानी क्रांति का नेतृत्व किया था और वो ईरान के पहले सुप्रीम लीडर थे। रूहुल्लाह खामेनेई के सत्ता में आने के बाद ईरान अब कामयाबी की ओर अग्रसर था, लेकिन ये कामयाबी अमेरिका और उसके विरोधियों को पसंद न थी और यही वजह है कि जब उन्होंने अपने परमाणु प्रोजेक्ट की शुरुआत की तो उनके विरोधियों ने उनके वैज्ञानिकों को मरवाना शुरू कर दिया। अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि ईरान एक परमाणु शक्ति बने, इसलिए उसने ईरान पर तमाम तरह की पाबंदियां लगा दी, लेकिन ये पाबंदियां ईरान के हौसलों को कम नहीं कर पाईं।
और आज कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान दुनिया का दूसरा मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु हथियार मौजूद हैं। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी जियोग्राफी है। वो जहां पर मौजूद है वो इलाका तेल और खनिज पदार्थों से भरा पड़ा है और यहां तक कि दुनिया का 40% तेल इसी रास्ते से होकर यूरोप और अन्य देशों तक पहुंचता है। ये रास्ता इतना अहम है कि अमेरिका ने इस रास्ते पर अपने जंगी बेड़े तैनात कर रखे हैं ताकि कोई देश तेल की सप्लाई लाइन को नुकसान न पहुंचा सके, क्योंकि अगर पश्चिम सहित यूरोपीय देशों को तेल नहीं मिला तो वो एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। और तेल कितनी बड़ी ताकत है इसका खौफ शाह फैसल अमेरिका को पहले ही दिखा चुके हैं। कहा जाता है कि लेबनान की तंजीम हिजबुल्लाह और फिलिस्तीनी संगठन हमास को ईरान ही हथियार सप्लाई करता रहा है। हमास पिछले कई दशकों से ईरानी मिसाइलों का इस्तेमाल करता रहा है। दुनिया आज भी हैरत में है कि एक शिया देश किसी सुन्नी संगठन की मदद कैसे कर सकता है, लेकिन बात जब फिलिस्तीन की हो, बात जब किबला-ए अव्वल को बचाने की हो, तो हर मसलक और हर जात का फर्क छोटा पड़ जाता है। ईरान एक छोटा सा देश है, लेकिन उसका मुकाबला अमेरिका जैसी बड़ी ताकत के साथ किया जाता है, जबकि ईरान का बजट सिर्फ 6 अरब 30 करोड़ डॉलर और अमेरिका का रक्षा बजट 587 अरब डॉलर है। यहां तक कि सऊदी अरब ईरान से 9 गुना ज्यादा पैसा हथियारों और युद्धपोतों पर खर्च करता है। ईरान के पास 50 से अधिक रडार सिस्टम मौजूद हैं। ईरान के पास मौजूद अस्र रडार द्वारा समंदर में 2 किलोमीटर तक दुश्मनों का पता लगाया जा सकता है। ईरान दुनिया का तीसरा देश है जिसके पास GTL टेक्नोलॉजी मौजूद है। ईरान अपने अधिकतर हथियारों का निर्माण खुद करता है। उसके बनाए गए हथियार आज दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाते हैं। ईरान के पास दुनिया के सबसे खतरनाक फौजी सैनिक मौजूद हैं। ईरान की सेना में फौजियों की तादाद 6,70,000 से अधिक है। ईरान ने एक स्पेशल फोर्स भी तैयार कर रखी है जिसे इंकलाबी गार्ड के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जब किसी मैदान में ईरान ये फौज उतारता है तो वहां पर राख के ढेर के सिवाय कुछ नहीं बचता। ईरान ने पिछले 30 सालों में टेक्नोलॉजी के मामले में खुद को इतना मजबूत कर लिया है कि इजराइल की भी हिम्मत नहीं कि वो सामने से उसका मुकाबला कर सके। ईरान के पास 551 एयरक्राफ्ट, 4000 टैंक, 21 युद्धपोत, 19 पनडुब्बियां और 65,000 बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद हैं, जो किसी देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए काफी हैं। इतनी पाबंदियों के बावजूद ईरान आज मिस्र और इजराइल के बाद मिडिल ईस्ट की तीसरी सबसे बड़ी ताकतवर शक्ति बन चुका है। ईरान ने पिछले दिनों शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज की ऐसी मिसाइलें तैयार कर ली हैं जिनसे 300 किलोमीटर से लेकर 3000 किलोमीटर तक हमला किया जा सकता है। कहा जाता है कि ईरान के मिसाइल सिस्टम को ताकतवर बनाने में रूस भी उसकी मदद कर रहा है और उसकी वजह यह है कि रूस भी ईरान की तरह अमेरिका विरोधी देश है। 2016 में रूस ने ईरान को एक रडार टेक्नोलॉजी दी थी जिसके जरिए ईरान पर होने वाले किसी हमले को रास्ते में ही नाकाम किया जा सकता है। अमेरिकी खुफिया निदेशालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान मिडिल ईस्ट का अकेला देश है जिसके पास सबसे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें भी हैं जो साउंड की स्पीड से 5 गुना तेजी से हमला करने की क्षमता रखती हैं। ये वही मिसाइलें हैं जिनसे पिछले दिनों ईरान ने इजराइल पर हमला किया था। ईरान में कुछ ऐसे संगठन भी हैं जिनका निर्माण सिर्फ अमेरिका और इजराइल का मुकाबला करने के लिए किया गया है। हालांकि ईरान के रिश्ते मुस्लिम देशों के साथ बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं, क्योंकि उसने अतीत में ऐसी गलतियां की हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ईरान ने खुद को ताकतवर बनाने के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया और दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया। यही वजह है कि उसके बनाए गए हथियार आज दुश्मनों के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। आज भी ईरान 57 मुस्लिम देशों में सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी वाला देश माना जाता है। 8वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक ईरान के वैज्ञानिक पूरी दुनिया पर छाए हुए थे। ईरान तरक्की की उन बुलंदियों पर था कि यूरोप और अन्य देशों के लोग विज्ञान की शिक्षा हासिल करने ईरान आते। इतिहासकार लिखते हैं कि जिस वक्त दुनिया अंधकार में डूबी हुई थी उस वक्त ईरान उसे तरक्की के रास्ते दिखा रहा था। अमेरिका जिस वक्त नासा के बारे में सोच भी नहीं पाया था उस वक्त ईरानी वैज्ञानिक ऑब्जर्वेटरी में बैठकर रिसर्च कर रहे थे। साइंस, लिटरेचर, आर्ट और इन्वेंशन के क्षेत्र में ईरान की कुर्बानियों
और उसके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। यहाँ तक कि आज हम मोबाइल में जिस बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, इसकी खोज भी ईरान में की गई थी। ईरान पहला देश था जिसने बैटरी का निर्माण किया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इसी बैटरी को विस्तार देते हुए आधुनिक बैटरियों का निर्माण किया गया। जब दुनिया बैटरी के बारे में जानती भी नहीं थी, तब ईरान के मुसलमान इसका इस्तेमाल कर रहे थे। ईरान की ये पहली खोज नहीं थी, बल्कि इससे पहले 9वीं सदी ईस्वी में मूसा ब्रदर्स ने दुनिया के पहले गैस मास्क का आविष्कार किया था, जो आज भी इस्तेमाल किया जाता है। बनु मूसा 3 भाई थे, जिनका नाम अबू जाफर इब्ने मूसा, अबुल कासिम इब्ने मूसा और हसन इब्ने मूसा था, और इन तीनों ने मिलकर 100 से ज्यादा आविष्कार किए और अपनी किताब अल-हियल में ऐसी मशीनों का जिक्र किया जो आज भी इस्तेमाल की जाती हैं। बनु मूसा की लिखी ये किताब 19वीं सदी तक अमेरिका और यूरोप की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती रही। इस किताब में उन्होंने जिन 100 चीजों का आविष्कार किया था, उनमें से 25 तो आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो सकती है कि भारत सहित पूरी दुनिया में सालों तक जिस लालटेन का इस्तेमाल किया जाता रहा है, उसकी खोज मूसा ब्रदर्स ने ही की थी, और इसका जिक्र उनकी किताब में भी मिलता है। मूसा ब्रदर्स के बहुत से आविष्कार तब यूरोप पहुंचे जब इटली के मशहूर वैज्ञानिक लियोनार्डो दा विंची ने उनकी किताब का अनुवाद लैटिन भाषा में किया। यूरोप के पुनर्जागरण के दौर में ईरान और मुस्लिम देशों में लिखी 1 लाख से अधिक किताबें लैटिन भाषा में ट्रांसलेट की गईं, और किताबों के इन्हीं ट्रांसलेशन के जरिए मुसलमानों का ज्ञान यूरोप पहुंचा। ईरान ही वो देश था जिसने दुनिया को सबसे पहली पवन चक्की दी। मुस्लिम वैज्ञानिक अल मसूदी ने अपनी किताब में हवा से चलने वाली एक ऐसी पवन चक्की का जिक्र किया जिसका इस्तेमाल बागों को पानी देने और दूसरे कामों में किया जाता था। आज बिजली को बनाने के लिए बड़ी बड़ी पवन चक्कियों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मुसलमान आज से 1000 साल पहले ईरान में इसका इस्तेमाल कर रहे थे। ईरान में ऐसे ऐसे वैज्ञानिक पैदा हुए जो न होते तो आज हम सैकड़ों तरह की दवाओं से महरूम रह जाते। मेडिकल इंडस्ट्री को खड़ा करने में मुसलमानों का बड़ा योगदान रहा। बहुत कम लोग जानते हैं कि 9वीं सदी ईस्वी में ईरान में पैदा होने वाले मशहूर साइंटिस्ट ज़करिया राजी ने सल्फ्यूरिक एसिड की खोज की थी। ये दुनिया का पहला व्यक्ति था जिसने साइकोलॉजी पर किताब लिखी और फिजियोथेरेपी के बारे में दुनिया को बताया। ज़करिया राजी ने न सिर्फ चेचक का इलाज खोजा, बल्कि उसी ने सबसे पहले चेचक और खसरा के फर्क के बारे में बताया। दुनिया में बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले ज़करिया राजी ने ही की थी। आज हॉस्पिटल में जो फर्स्ट एड किट इस्तेमाल की जाती है, उसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले इसी वैज्ञानिक ने पेश किया था। 12वीं सदी तक मुस्लिम शासकों ने ईरान को दुनिया की सुपर पावर बना दिया था। दुनिया भर से लोग तालीम हासिल करने ईरान आते थे। 1258 ईस्वी में जब मंगोलों ने ईरानी सल्तनत पर हमला किया और उनकी लाइब्रेरियों में आग लगा दी, तो महीनों तक उसके धुएं से आसमानों पर सूरज नहीं दिखाई दिया। मुसलमानों की सल्तनत तो बर्बाद हुई ही थी, उसके साथ ही उनके लिखे ज्ञान विज्ञान को मंगोलों ने तबाह बर्बाद कर दिया, और इसका असर कई सालों बाद देखने को मिला जब मुसलमान साइंस के मैदान में पीछे होने लगे। आज दुनिया मुसलमानों से पूछती है कि उन्होंने किया क्या है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि एक दौर ऐसा भी गुजरा है जब विज्ञान के फलक पर मुसलमानों का राज हुआ करता था। आज दुनिया जिस स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करती है, उसकी खोज भी ईरान में की गई थी। जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइंस में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में सदियों पहले बनाई गई तलवारें, खंजर और दूसरी चीजें स्टेनलेस स्टील से बनाई जाती थी। ईरान का शहर चाहक स्टेनलेस स्टील का सबसे बड़ा गढ़ था। ईरान की तरह ही दमिश्क के मुसलमान स्टेनलेस स्टील को बनाने की तकनीक जानते थे, और यही वजह है कि आज भी इतिहास के पन्नों में दमश्कश स्टील का जिक्र मिलता है, जिससे बनी तलवारों का कोई तोड़ नहीं था। अज़दुद्दौला, जिसने कभी ईरान पर हुकूमत की और जो मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर बादशाह गुजरा है, उसने बगदाद में एक हॉस्पिटल का निर्माण करवाया था जो अपने वक्त का सबसे आधुनिक अस्पताल था। इस अस्पताल में कार्डियोलॉजी, सर्जरी, ऑप्थेल्मोलॉजी सहित अलग अलग डिपार्टमेंट मौजूद थे। ईरान के वैज्ञानिकों ने ऐसे ऐसे आविष्कार किए कि लोग उन्हें जादूगर कहने लगे। ईरान के मशहूर मुस्लिम वैज्ञानिक नसीरुद्दीन तूसी ने मरागा शहर में एक ऑब्जर्वेटरी बनाई थी
जो अपने वक्त का सबसे बेहतरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट था। जो लोग ऑब्जर्वेटरी के बारे में नहीं जानते, उनके लिए आसान भाषा में कहा जाए तो ये एक तरह का रिसर्च सेंटर होता है, जहां पर आसमान में होने वाली घटनाओं और सितारों का अध्ययन किया जाता है। नसीरुद्दीन तूसी ने इसी ऑब्जर्वेटरी में सबसे पहले मिल्की वे की खोज की थी। नसीरुद्दीन तूसी की ये लैबोरेटरी किसी नासा से कम नहीं थी। आज दुनिया विज्ञान सीखने के लिए चीन जाती है, लेकिन तब चीन के लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और एस्ट्रोनॉमी पढ़ने के लिए मरागा आते थे। दुनिया हैरान है कि ईरान ने उस दौर में ऐसे आविष्कार कैसे कर लिए जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। आज हम जिस अलजेब्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी खोज एक ईरानी वैज्ञानिक मूसा अल ख्वारिज़मी ने की थी। मूसा अल ख्वारिज़मी ने मैथ पर एक किताब लिखी जिसका नाम अलजब्र वल मुकाबला रखा गया, और यही अलजब्र शब्द बिगड़कर अलजेब्रा बन गया। आज कौन इंसान है जो स्कूल गया हो और उसने अलजेब्रा ना पढ़ी हो। यहाँ तक कि अंग्रेजी भाषा में जो एल्गोरिथम शब्द है वो अल ख्वारिज़मी के नाम का ही बिगड़ा स्वरूप है। आज दुनिया जिन ईंटों का इस्तेमाल करके बड़े बड़े घर तामीर कर रही है, उन ईंटों की खोज भी ईरान में की गई थी। दुनिया के मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट रोमन ग्रिसमैन के मुताबिक आधुनिक ईंटों को बनाने की कला का आविष्कार ईरान में ही किया गया था। यहाँ तक कि दुनिया में सबसे पहले बेहोशी की दवा ईरान में ही बनाई गई। ईरान में जन्मे अबू रेहान अल बैरूनी ने इतिहास में पहली मर्तबा जमीन से सूरज की दूरी का पता लगाया। महमूद गजनवी ने जब ईरान को फतेह किया तो अल बैरूनी उनके साथ गजनी चले गए। उन्होंने बगैर किसी आधुनिक तकनीक के धरती की रेडियस का पता लगाया, जिसे देखकर आज के वैज्ञानिक भी हैरान हैं। भारत के इतिहास पर लिखी पहली किताब किताबुल हिंद अल बैरूनी ने ही लिखी थी। अल बैरूनी की योग्यता और विज्ञान में दिए गए उनके योगदान को देखते हुए चांद के एक गड्ढे का नाम उनके नाम पर रखा गया। ईरान के मुसलमानों ने दुनिया को बहुत सी चीजें दी। दुनिया का पहला मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया ईरान के वैज्ञानिक इब्ने सीना ने लिखा था, जिसमें हजारों बीमारियों का इलाज मौजूद है। इसी ईरान में जन्मे जाबिर बिन हय्यान ने तेजाब की खोज की थी। तेजाब खुद एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है एक ऐसा पानी जो सब कुछ जला दे। जाबिर ने एक ऐसे तेजाब का भी आविष्कार कर लिया था जिससे सोने को भी पिघलाना मुमकिन था। जाबिर बिन हय्यान ने नाइट्रिक एसिड, आर्सेनिक, फास्फोरस और क्लोरिक एसिड की खोज की, जो आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। आज हम लोहे को जंग से बचाने के लिए जिस वार्निश का इस्तेमाल करते हैं, उसकी खोज जाबिर बिन हय्यान ने ही की थी। दुनिया का पहला आर्टिफिशियल दिल ईरान के वैज्ञानिक तोफी मुस्सीवंद ने बनाया था। ईरान की तरक्की का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ 2008 में ईरान में 9,570 से अधिक नई चीजें खोजी गईं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की रैंकिंग में ईरान 67वें स्थान पर पहुंच चुका है। ईरान में आज 400 से अधिक मेडिकल रिसर्च फैसिलिटीज चल रही हैं, जो बताती हैं कि आने वाला समय ईरान का है। रणनीतिकार लिखते हैं कि अमेरिका, इजराइल कभी सीधे तौर पर ईरान पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ईरान में घुसना तो आसान है, लेकिन वापस आना नामुमकिन है। ईरान ने पूरी दुनिया में इतने प्रॉक्सी संगठन बना रखे हैं कि अगर वो चाह ले तो पूरे मिडिल ईस्ट और पश्चिमी देशों की सत्ता खतरे में पड़ सकती है। एक तरफ अरब देश हैं जो सोचते हैं कि अगर वो खुलकर फिलिस्तीन का समर्थन करेंगे तो अमेरिका उन पर पाबंदी लगा देगा और उनकी अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ ईरान है जो लाखों पाबंदियों के बावजूद भी फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ खड़ा है। हालांकि अरब देश भी फिलिस्तीन की आर्थिक मदद कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस वक्त जिस हौसले की जरूरत है वो ईरान दे रहा है। आबादी के लिहाज से ईरान इजराइल से 9 गुना बड़ा है और उसके पास इजराइल से बड़ी सेना और इजराइल से ज्यादा युद्धपोत मौजूद हैं। इजराइल ईरान से कभी जमीनी जंग जीत नहीं सकता, और अगर वो रॉकेटों से हमला करता है तो ईरान के पास भी 2500 से 3000 की रेंज वाले रॉकेट मौजूद हैं, जो सीधे इजरायली शहर को निशाना बना सकते हैं। ईरान के पास ऐसे रॉकेट हैं जो इजराइल के आयरन डोम को भेदने की क्षमता रखते हैं। अमेरिका और इजराइल ने जिस मुस्लिम देश में सबसे ज्यादा जासूस प्लांट किए वो ईरान है, क्योंकि वो जानते हैं कि 57 मुस्लिम देशों में ईरान ही है जो इजराइल के लिए काल बन सकता है। जिस दिन ईरान विश्व पटल पर एक बड़ी शक्ति बन गया, उस दिन इतिहास में 2 बड़ी घटनाएं होंगी। एक फिलिस्तीन की आजादी
और दूसरा इजराइल की तबाही। ईरान मैन पावर, नेशनल रिसोर्स, फाइनेंशियल, लॉजिस्टिक और जमीनी ताकत के मामले में इजराइल से बहुत आगे है। ईरान ने जमीन के नीचे चट्टानों के दरमियान ऐसे ऐसे हथियार बना रखे हैं जिन्होंने दुनिया में खौफ पैदा कर रखा है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत कुम शहर में मौजूद उसका न्यूक्लियर प्लांट माना जाता है। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट पहाड़ों से 300 फीट नीचे बनाया गया है और ऐसा माना जा रहा है कि यहीं पर ईरान ने एटम बम का निर्माण किया था। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट इतना ताकतवर है कि अमेरिका अगर अपने 5000 पाउंड के बंकर बस्टर बम को भी गिरा दे तो इसका बाल भी बांका नहीं होगा। अगर इजराइल और ईरान की पावर के बारे में बात करें तो ईरान के पास 3000 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं। ईरान के पास 101 जंगी बेड़े हैं तो इजराइल के पास बेड़ों की संख्या मात्र 67 है। इजराइल ईरान से बचने के लिए हर साल $24 बिलियन अपने हथियारों पर खर्च करता है। ईरान की आर्मी इजराइल से 5 गुना बड़ी है। इजराइल के पास जहां 1,70,000 एक्टिव सैनिक हैं, वहीं ईरान के 6,70,000 सैनिक मैदान कारजार में विजय पताका फहराने के लिए काफी हैं। ईरान के पास 65,765 बख्तरबंद गाड़ियां हैं जो इजराइल के मुकाबले में 22,000 ज्यादा हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान वेस्ट एशिया में सबसे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन रखने वाला देश है। इजराइल के पास जहां 1370 टैंक हैं, वहीं ईरान के पास टैंकों की संख्या 4000 के करीब है। वहीं अगर सबमरीन की बात करें तो ईरान के पास 19 और इजराइल के पास 5 सबमरीन हैं। अगर अमेरिका इजराइल की मदद ना करे तो ईरान अकेले दम पर इजराइल को उसकी औकात दिखा सकता है। ईरान के पास ऐसी मिसाइलें हैं कि वो इजराइल के आयरन डोम को भी भेद सकता है। पिछले दिनों जब उसने इजराइल पर एयर स्ट्राइक की तो उसका आयरन डोम भी ईरान की रॉकेटों को इजराइल पर गिरने से नहीं बचा सका। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलें साउंड की स्पीड से 5 गुना तेजी से हमला करने की क्षमता रखती हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक ईरान के पास एक ऐसा हथियार भी है जो न्यूक्लियर बम से भी ताकतवर है। अमेरिका ने इसे मिस्ट्री वेपन का नाम दिया है। इस हथियार की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले दिनों जब ईरान ने इसका परीक्षण किया तो ईरान से लेकर इजराइल के पूरे इलाके की धरती कांप गई। ईरान के इस परीक्षण से सिर्फ धरती ही नहीं कांपी बल्कि इजराइल का वजूद भी कांप गया होगा, क्योंकि वो जानता है कि ईरान उसका दुश्मन नंबर 1 है। इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन भले ही मौजूद हों, लेकिन वो कभी भी ईरान पर परमाणु हमला नहीं कर सकता, क्योंकि ईरान के पास भी ऐसे हथियार मौजूद हैं जो उसका वजूद मिटा सकते हैं। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद खुद इस बात की पुष्टि कर चुकी है कि ईरान के पास परमाणु बम मौजूद हैं। यही वजह है कि इजराइल के राष्ट्रपति मोसे कात्सो ने कहा था कि ईरान की न्यूक्लियर शक्ति सिर्फ इजराइल के लिए खतरा नहीं, बल्कि इससे पूरी दुनिया को होशियार रहना चाहिए। ईरान आज उन देशों में शामिल हो चुका है जिन पर सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन ये प्रतिबंध उसके हौसलों को कम नहीं कर सके। उसने ऐसे हथियार और ऐसे रॉकेट बनाए जो आज दुनिया के लिए हैरत का विषय बन चुके हैं। ईरान के जरिए बनाया गया ड्रोन आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। ईरान के पास 9 तरह के मिसाइल सिस्टम मौजूद हैं। ईरान ने एक ऐसी मिसाइल भी बना ली है जिसे रडार के जरिए भी ट्रैक नहीं किया जा सकता। इजराइल की आबादी 1 करोड़ से भी कम है और ये इजराइल की सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि अगर ईरान जैसे देश ने पूरी ताकत से इजराइल पर हमला कर दिया तो इजराइल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इजराइल के पास गिनती के 5 बड़े शहर हैं जिन्हें निशाना बनाना दुनिया की किसी आर्मी के लिए बड़ी बात नहीं। ईरान इजराइल की कमजोरियों से बखूबी वाकिफ है। इजराइल में 70% बिजली गैस से पैदा की जाती है और वो जिस गैस से बिजली पैदा करता है उसकी पाइपलाइन भूमध्य सागर में ईरान के करीब से होकर गुजरती है, जिसे ईरान आसानी से निशाना बना सकता है। ईरान जिस दिन चाह ले उस दिन पूरा इजराइल अंधेरे में डूब जाएगा। ईरान आज नेचुरल गैस प्रोडक्शन के मामले में दुनिया का 3रा सबसे बड़ा देश है। दुनिया का 40% तेल ईरान के रास्ते से होकर ही यूरोप और अन्य देशों में पहुंचता है। ईरान अगर चाह ले तो वो आधी दुनिया की इकोनॉमी को चंद घंटों में ही मिट्टी में मिला सकता है। ईरान आज फिलिस्तीन के मुसलमानों का साथ देकर पूरी दुनिया के मुसलमानों का हीरो बन चुका है।
फिलिस्तीन को बचाने की जद्दोजहद में गाजा के मुसलमानों के बाद जिस देश ने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया है उसका नाम ईरान है। लेबनान में लड़ने वाले सिपाही हों या फिर हमास के लीडर, हर किसी को ईरान का समर्थन हासिल रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि ईरान के अलावा कोई भी मुस्लिम देश खुलकर फिलिस्तीन का साथ देने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है। मुस्लिम देशों को पता होना चाहिए कि इजराइल सिर्फ गाजा और फिलिस्तीन तक ही नहीं रुकेगा, बल्कि उसके इरादे ग्रेटर इजराइल के हैं, जिसकी सरहदों में शाम भी है और मक्का और मदीना भी। जब भी गाजा के मुसलमानों का इतिहास लिखा जाएगा, तब उनके साथ खड़े होने वालों में ईरान का नाम सबसे पहले होगा। आज दुनिया के हर देश और हर मीडिया चैनल पर ईरान का नाम छाया हुआ है, लेकिन ईरान ने यह सब एक दिन में हासिल नहीं किया, बल्कि ये उसके सालों की मेहनत और कुर्बानियों का नतीजा है। इस्लामी निजाम के लिए सत्ता को उखाड़ फेंकना और दुनिया की जालिम ताकतों से खुद का लोहा मनवाना, अगर किसी को सीखना हो तो वो ईरान से सीखे। ईरान ने बता दिया है कि दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। 2018 में फॉक्स न्यूज ने जब इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से पूछा कि इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है, तो नेतन्याहू ने कहा ईरान, ईरान, ईरान। नेतन्याहू ने 3 बार ईरान का नाम लेकर बता दिया कि ईरान कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं, बल्कि वो ऐसा देश है जो बड़ी ताकतों के लिए काल बन सकता है। 1979 से पहले का ईरान अमेरिका और इजराइल के इशारे पर काम करता था, लेकिन 1979 की क्रांति के बाद जब ईरान में इस्लामी शक्ति का उदय हुआ, तो यही देश अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। अमेरिका ईरान में एक ऐसी सरकार की स्थापना करना चाहता था जो इस्लामी निजाम को ठुकरा कर पश्चिमी संस्कृत को गले लगाने वाली हो, लेकिन आयतुल्लाह खुमैनी के इंकलाब ने उसके इस मंसूबे को नाकाम बना दिया और ईरान में ऐसी हुकूमत कायम की जिसने उसकी धज्जियां उड़ा दी। 90 के दशक में अमेरिका मिडिल ईस्ट पर पकड़ बनाए रखने के लिए मुस्लिम देशों में अवस्था फैलाने की कोशिश कर रहा था, और यही वजह है कि उस दौर में इराक, ईरान सहित अरब देशों में बहुत से युद्ध हुए। अफगानिस्तान से लेकर इराक, ईरान, मिस्र, कुवैत, बहरीन, हर जगह युद्ध का बाजार गर्म था और अमेरिका अपने हथियारों को बेचकर और मुस्लिम देशों के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करके कमाई कर रहा था। अमेरिका के फैलाए गए एक झूठ कि ईरान अपने पड़ोसी मुस्लिम देशों पर हमला करने वाला है की वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में 20 लाख मुसलमान मारे गए। विरोधी ताकतों की कोशिश थी कि किसी तरह मुस्लिम देशों को शिया और सुन्नी के नाम पर लड़ाकर बर्बाद कर दिया जाए। मुस्लिम देश जब तक इस बात को समझते तब तक बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान अकेला देश था जो ये समझ गया था कि बातिल ताकतों से लड़ने के लिए उसके ही पैतरों का इस्तेमाल करना होगा, और यही वजह है कि उसने इसी पुराशोभ दौर में अपने प्रॉक्सी संगठनों की स्थापना करनी शुरू कर दी। उसने यमन में हूथी, फिलिस्तीन में हमास और हिजबुल्लाह जैसे कई संगठन खड़े कर दिए और अपने आसपास के देशों में अपनी ताकत का प्रसार करने लगा। ईरान ने इस दौरान अपनी टेक्नोलॉजी को भी विस्तार देना शुरू किया और अपने परमाणु प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी। अमेरिका ईरान को पहले से ही एक खतरे के रूप में देखता था। 1985 में अमेरिकन सीनेट ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की और बताया कि अगर ईरान इसी तरह से तरक्की करता रहा तो अगले 7 सालों में वो परमाणु बम बनाने में कामयाब हो जाएगा। 1991 में जब रूस में सोवियत यूनियन का खात्मा हुआ तो अमेरिका के 2 बड़े दुश्मन ईरान और रूस दोस्त बन गए, और यही वो वक्त था जब रूस ने ईरान के साथ न सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी शेयर की बल्कि अपने इंजीनियर भेजे जिन्होंने ईरान में जाकर उसे न्यूक्लियर हथियार बनाने की ट्रेनिंग दी। ईरान की बढ़ती शक्ति और ताकत ने अमेरिका को भयभीत करके रख दिया और अमेरिका ने ईरान पर तमाम तरह की पाबंदियां लगा दी। ईरान पर एक पाबंदी ये भी थी कि कोई भी देश ईरान को आधुनिक टेक्नोलॉजी बेच नहीं सकता। अमेरिका ने सोचा था कि ईरान पर पाबंदी लगाकर वो उसकी ताकत को कम कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ईरान ने अपने वैज्ञानिकों की एक टीम तैयार की और कुछ ही सालों में सीमित संसाधनों का इस्तेमाल करके ऐसे रॉकेट और ऐसे युद्धपोत बनाकर खड़े कर दिए जिन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया। 2004 के आते आते ईरान मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर मुस्लिम देश बन चुका था। कहा जाता है कि यही वो साल था जब ईरान ने परमाणु हथियार बनाने में सफलता हासिल की थी। 1980 में आयतुल्लाह खामेनेई के कहने पर ईरान में एक प्रोजेक्ट आमाद की शुरुआत हुई जिसका मकसद परमाणु बम का निर्माण करना था, और इसकी जिम्मेदारी वहां के सबसे काबिल साइंटिस्ट
फखरीजादे को दी गई थी। फखरीजादे ने कुछ सालों में ही अपनी योग्यता और प्रतिभा के दम पर ईरान को न्यूक्लियर हथियारों के करीब लाकर खड़ा कर दिया। 2005 में यूनाइटेड नेशन ने ईरान पर न्यूक्लियर वेपन को बनाने का आरोप लगाकर फखरी के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए। यही वो दौर था जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के 150 से अधिक वैज्ञानिकों को मरवा दिया ताकि ईरान किसी भी तरह एक परमाणु संपन्न देश न बन पाए। इजराइल ने इस प्रोजेक्ट को बंद करवाने के लिए लाखों अरब डॉलर खर्च किए, यहाँ तक कि साल 2018 में उसने फखरीजादे की हत्या करवा दी। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान ने साल 2004 में ही परमाणु हथियारों का निर्माण कर लिया था। ईरान की यही वो ताकत है जिसके दम पर वो अमेरिका से आंखें दिखाकर बात करता है। पिछले दिनों जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यही कहा था कि इजराइल को ईरान पर हमला नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो सीधे तौर पर ईरान पर हमला करता है तो ईरान अपनी परमाणु शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। जैसे ही इजराइल ईरान पर हमला करेगा उसके तुरंत बाद ईरान खुद को परमाणु हथियारों वाला देश घोषित कर देगा, और जिस दिन ईरान खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित करेगा उसी दिन तुर्की, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश भी खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित कर देंगे, और इजराइल की एक गलती उसकी तबाही की वजह बन जाएगी। ईरान आज उन देशों में शामिल हो चुका है जिन पर सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन ये प्रतिबंध उसके हौसलों को कम नहीं कर सके। उसने ऐसे हथियार और ऐसे रॉकेट बनाए जो आज दुनिया के लिए हैरत का विषय बन चुके हैं। ईरान के जरिए बनाया गया ड्रोन आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। ईरान के पास 9 तरह के मिसाइल सिस्टम मौजूद हैं। ईरान ने एक ऐसी मिसाइल भी बना ली है जिसे रडार के जरिए ट्रैक नहीं किया जा सकता। जिस ईरान पर अमेरिका ने पाबंदी लगाई थी कि वो किसी से हथियार नहीं खरीद सकता, आज वही ईरान दुनिया के 20 से अधिक देशों को अपने ड्रोन बेच रहा है। तजाकिस्तान, आर्मीनिया, सूडान, यूथोपिया, वेनेजुएला, अल्जीरिया जैसे देश उसके ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो सकती है कि रूस यूक्रेन में जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है उन्हें ईरान में ही बनाया गया था। यानी आप कह सकते हैं कि ईरान दुनिया के सुपर पावर रहे रूस को अपनी टेक्नोलॉजी बेच रहा है। ईरान की गिनती अमेरिका के सबसे विरोधी देशों में होती है। ईरान ने जालिमों का मुकाबला करने के लिए उसके विरोधी देशों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया है, और यही वजह है कि रशिया और चीन जैसे देश उसके दोस्त हैं। चीन आज ईरान से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला देश है। इजराइल अगर मुस्लिम देशों में किसी से डरता है तो वो ईरान है। इजराइल ने पिछले 20 सालों में जितने भी डिफेंस सिस्टम बनाए हैं वो सब ईरान को मद्देनजर रखते हुए ही बनाए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति और दुनिया पर अपना रौब झाड़ने वाले जिमी कार्टर से जब पूछा गया कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी शिकस्त क्या थी, तो उन्होंने कहा कि ईरान का रेस्क्यू मिशन। अमेरिका आज भी न वो दिन भूल पाया है और न ही वो तारीख। वो आज भी ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। 1979 में ईरान अमेरिका को उस वक्त घुटनों पर ले आया था जब उसके पास ना तो संसाधन थे और ना ही हथियार। तारीख थी 4 नवंबर 1979, यानी वो दिन जब ईरान ने अमेरिकी सत्ता की जड़ें हिला दी थी। वो अमेरिका जिसे अपने वजूद पर नाज था, वो 4 दिसंबर 1979 को ईरान की गलियों में गिड़गिड़ाता हुआ नजर आया। ये वो तारीख थी जब ईरान ने अमेरिका को एक ऐसा जख्म दिया जिसे वो आज तक नहीं भूल पाया है। आखिर 4 नवंबर को ऐसा क्या हुआ था कि अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ईरान के सामने रोने पर मजबूर हो गया? तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1970 से। ये वो दौर था जब ईरान में पहलवी डायनेस्टी का राज था जिसे अमेरिका और इजराइल का समर्थन हासिल था, और उस दौर में ईरान अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त माना जाता था। ईरान की पॉलिसियां और उसका निजाम सब कुछ अमेरिका के हाथों में था। हालात यहां तक पहुंच चुके थे कि ईरान में हिजाब पर पाबंदी लगाई जा चुकी थी, मुसलमानों से जुड़ी निशानियां मिटाई जा रही थी, हर तरफ शराब खाने और मैखाने के बाजार गर्म थे, और एक चीज जो नदारत थी वो था इस्लाम। किसी भी शख्स के लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त था कि उस मुल्क में जहां हुसैन इब्ने अली का मदफन हो, जहां उम्मत की सबसे हयादार शख्सियत पर्दानशी हो, वहां इस्लामी अहकामात के जनाजे निकाले जाएं। ईरान बेगैरती की इस हद तक पहुंच चुका था कि जब 1948 में इजराइल की स्थापना हुई तो जिन देशों ने सबसे पहले इजराइल को मान्यता दी थी
उसमें एक नाम ईरान का भी था। ईरान के रजा शाह पहलवी के इन्हीं विचारों और अमेरिकी समर्थक उसके रवैये को वहां की जनता नापसंद करती थी। जब बात हद से ज्यादा बढ़ी और सब कुछ अमेरिका के हाथों में जाने लगा तो वहां की जनता और सरकार के बीच टकराव पैदा हुआ और इसी टकराव ने जन्म दिया इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति को, ईरानी क्रांति को। ईरान के शाह रजा पहलवी के खिलाफ जिसने सबसे पहली आवाज उठाई उसका नाम आयतुल्ला खुमैनी था। वही आयतुल्ला खुमैनी जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर वो ना होते तो ईरान आज अमेरिका का गुलाम बन चुका होता। 1960 में जब शाह ईरान ने देश को मॉडर्न बनाने के नाम पर नंगतावाद को फैलाना शुरू कर दिया तो खुमैनी सत्ता के सबसे बड़े विरोधी बन गए। उन्होंने सत्ता के खिलाफ बगावत कर दी। 1964 में पहलवी सरकार ने जब अमेरिकी फौजियों को ईरान के आम नागरिकों से ज्यादा अधिकार दे दिए तो आयतुल्ला खुमैनी ने ऐसी जोशीली तकरीर की कि पूरा ईरान सड़कों पर आ गया। उन्होंने ईरान के मुसलमानों को मुखातिब करते हुए कहा कि ऐ ईरान के लोगों, मेरा दिल फटा जा रहा है। इस शख्स ने हमें बेच डाला और हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। ईरान के लोगों की कीमत अब अमेरिकी कुत्ते से भी कम है। ऐ नजफ, कुम, मशहद, तेहरान और शेराज के लोगों, मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ, ये गुलामी कभी कबूल मत करना। आयतुल्ला खुमैनी की ये आवाज थी कि पूरा ईरान सड़कों पर आ गया। बादशाह की कुर्सी खतरे में पड़ी तो उसने आयतुल्ला खुमैनी पर पाबंदियां लगा दी और उन्हें देश से बाहर निकाल दिया। लेकिन खुमैनी तब तक अपना काम कर चुके थे। इस्लामी इंकलाब का परचम ईरान के हर गली कूचे में पहुंच चुका था। शाह ईरान ने जब आयतुल्ला खुमैनी को देश से बाहर निकाल दिया तो ये बात भी ईरान के लोगों को नागवार गुजरी और 1978 के आते आते पूरे ईरान में हिंसक प्रदर्शन होने लगे। सरकार ने विद्रोह को दबाने की कोशिश की जिसके नतीजे में हजारों लोग शहीद हो गए। ईरान में ये जो कुछ भी हो रहा था उसके पीछे अमेरिकन इंटेलिजेंस काम कर रही थी, क्योंकि ईरान के तेल और उसके संसाधन अमेरिका के कब्जे में थे और वो जानता था कि अगर इस आंदोलन को दबाया नहीं गया तो ईरान एक दिन मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर देश बन जाएगा। और ये सिर्फ अमेरिका के लिए ही नहीं बल्कि इजराइल जैसे देशों के लिए भी सबसे बड़ा खतरा होगा। 1979 के आते आते ईरान में अचानक सब कुछ बदल गया। जिस रजा शाह ने आयतुल्ला खुमैनी को देश से बाहर निकाला था उसी को देश छोड़कर मिस्र भागना पड़ा। इतिहास ने देखा कि जिस खुमैनी के ईरान में घुसने पर पाबंदी लगा दी गई थी, जिसे जिंदान की काल कोठरियों में डाल दिया गया था, उसी रूहुल्लाह आयतुल्ला खुमैनी को ईरान की जनता देश की बागडोर संभालने के लिए वापस ईरान बुला रही थी। खुमैनी 15 सालों तक देश से बाहर रहे। वो बाहर रहते हुए भी ईरान के कोने कोने में पहुंच चुके थे और यही वजह थी कि जब वो ईरान आए तो लाखों लोगों का मजमा उनके इंतजार में एयरपोर्ट के बाहर खड़ा था। अमेरिका की पूरी कोशिश थी कि ईरान की सत्ता किसी भी हाल में आयतुल्ला खुमैनी के हाथ में न जाने पाए और इसके लिए उसने अपनी खुफिया एजेंसी CIA को पूरे ईरान में फैला दिया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि उस वक्त ईरान में मौजूद अमेरिकन एम्बेसी CIA के एजेंट की तरह काम कर रही थी और ये बात जब ईरान के लोगों को पता चली तो उन्होंने अमेरिकन एम्बेसी पर हमला कर दिया। 4 नवंबर 1979 को प्रदर्शनकारियों की एक बड़ी जमात US एम्बेसी पहुंची और उन्होंने 99 लोगों को बंधक बना लिया, जिसमें 66 अमेरिकी लोग शामिल थे। ये अमेरिकी इतिहास की पहली घटना थी जब उसके CIA एजेंट और अधिकारियों को किसी देश ने बंधक बना लिया था। अमेरिका ने बहुत कोशिशें की, लाखों तरीके अपनाए। अमेरिका में ईरान की सारी धन दौलत को जब्त कर लिया, लेकिन ईरान किसी भी सूरत में उन्हें आजाद करने पर राजी नहीं हुआ। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त अमेरिका की गद्दी पर जिमी कार्टर बैठे हुए थे। जिमी कार्टर ने अपने लोगों को छुड़ाने के लिए अमेरिका के सबसे काबिल फौजी और एजेंट्स इकट्ठा किए और एक ऑपरेशन ईगल क्लॉ की शुरुआत कर दी। अमेरिका के बहुत से सैनिक रात के अंधेरे में फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए ईरान में दाखिल हुए। अमेरिका ने सोचा था कि वो ईरान में दाखिल होगा, अपने बंधकों को छुड़ाएगा और किसी फिल्मी हीरो की तरह वापस आ जाएगा, लेकिन कहानी वैसी नहीं थी जैसे उसने सोची थी। जब अमेरिकी फौज ईरान में दाखिल हुई तो उनका सामना उन लोगों से हुआ जिन्होंने सासानी और रोमन एम्पायर के परखच्चे उड़ा दिए थे। अमेरिका का यह मिशन उसके इतिहास की सबसे बड़ी गलती थी।
न सिर्फ ये मिशन नाकाम हुआ बल्कि उसके कई हेलीकॉप्टर तबाह हुए और उसके 8 से अधिक सैनिक मारे गए। अमेरिका कितनी तैयारी से आया था, इसका जिक्र मार्क बाउडेन अपनी किताब गेस्ट ऑफ द आयतुल्लाह में लिखते हैं कि विमान की कोई भी बत्ती नहीं जल रही थी। अंदर अमेरिकी सेना के 74 मरीन जहाज के फर्श पर पसरे हुए थे। सिर्फ जहाज के 11 सदस्यीय चालक को बैठने के लिए सीट दी गई थी। विमान में सैनिकों के अलावा एक जीप, 5 मोटरसाइकिलें, भारी एल्युमिनियम की 5 बड़ी शीटें भी लदी हुई थी। इस विमान ने 250 फीट की ऊंचाई पर ईरान के तट को पार किया ताकि वो ईरानी रडार की पकड़ में न आ सके। तट पार करते ही विमान 5000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। ये जहाज लोगों की नजर में न आए इसके लिए उसे काले रंग से पेंट किया गया था। ऑपरेशन ईगल क्लॉ सिर्फ एक मिशन की नाकामयाबी नहीं बल्कि अमेरिका के माथे पर बदनुमा दाग था। ईरान ने दुनिया के सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका की औकात मिट्टी में मिला दी थी। ये वो हादसा था जिसने अमेरिका की राजनीति में भूचाल ला दिया था। यहां तक कि इस मिशन की नाकामयाबी के बाद जिमी कार्टर को अपनी सरकार से भी हाथ धोना पड़ा। अमेरिका तब तक अपने होस्टेज को आजाद नहीं करवा पाया जब तक ईरान ने उन्हें खुद नहीं छोड़ा। 444 दिन बाद जब अमेरिका ईरान की शर्तों को मानने पर राजी हुआ, तब आयतुल्लाह खुमैनी ने अमेरिका के 52 बंदियों को छोड़ने के आदेश दिए। 1979 में ईरान अमेरिका को उस वक्त घुटनों पर ले आया था जब उसके पास ना तो संसाधन थे और ना ही हथियार। 1979 की क्रांति में आयतुल्लाह खुमैनी ने अमेरिका को शैतान क्या कहा कि वहां के लोगों ने पलटकर दोबारा अमेरिका की तरफ नहीं देखा। आज 40 साल बीतने के बाद भी ईरान अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और इस दुश्मनी की वजह बस एक है और वो है इस्लाम। 1960 के दशक में अमेरिका ने पूरी कोशिश कर ली थी कि वो ईरान से इस्लाम का वजूद मिटा देगा। वहां मुसलमान तो होंगे लेकिन इस्लाम नहीं होगा। लेकिन तभी खुमैनी जैसे शख्स ने आकर ईरान का जुग्राफिया बदल दिया। खुमैनी जब सत्ता में आए तो उन्होंने पूरे देश में इस्लामी कानून लागू कर दिया और हर अमेरिकी निशानी को मिटा दिया। अमेरिका की संस्कृत और उसके प्रभाव को ईरान से खत्म कर दिया गया। 1979 में अमेरिका में इतनी हैसियत नहीं बची थी कि वो ईरान से अपने लोगों को निकाल सके। कोई भी मुस्लिम देश अमेरिका के लिए इतना चैलेंजिंग नहीं रहा जितना कि ईरान है। ईरान कभी किसी देश का गुलाम नहीं रहा और वो आज भी गुलामी पसंद नहीं करता और यही बात अमेरिका और उसके सहयोगियों को खटकती रहती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने कभी ईरान के बारे में कहा था कि ईरानी हुकूमत दुनिया की शांति के लिए खतरा है, उसके मिशन हमारे लिए खतरनाक हैं। हम किसी भी कीमत पर ईरान जैसे देश को ताकतवर बनने नहीं दे सकते। ईरान मुस्लिम मुद्दों पर सबसे ज्यादा मुखर होकर बोलने वाला देश है। ईरान के अंदर फिलिस्तीन की आजादी और गाजा के मुसलमानों को लेकर ऐसा जज्बा है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। ईरान की औरतें अपने जेवरों और सोने चांदी के आभूषणों को सरकार को दान दे रही हैं ताकि ईरान अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का मुकाबला कर सके। ना ही ईरान के लोगों की भाषा फिलिस्तीनियों जैसी है और ना ही उनके लिबास, लेकिन एक चीज जो उन्हें जोड़े हुए है वो है इस्लाम। अरब देशों में ईरान से ज्यादा मालो दौलत है लेकिन उनके हौसले ईरान जितने बड़े नहीं हैं। हालांकि इस बार मुस्लिम देश बड़ी खामोशी से अपना रोल अदा कर रहे हैं। कोई भी मुस्लिम देश अमेरिका को एयरबेस के लिए अपनी जमीन देने को तैयार नहीं है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी तो इस बात का भी दावा कर रही है कि सऊदी अरब, ईरान, तुर्की और दूसरे देश एकजुट होकर अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। वो सिर्फ दिखावे के लिए तटस्थ हैं, क्योंकि गाजा पिछले 1 सालों से जो इतनी लंबी जंग लड़ रहा है वो बगैर मुस्लिम देशों की मदद से मुमकिन ही नहीं है। मुस्लिम देशों ने इस बार खामोशी से इजराइल को शिकस्त देने का फैसला किया है। जाहिर सी बात है कि अगर इस जंग में मुस्लिम सीधे तौर पर कूदे तो अमेरिका खुलकर मैदान में आ जाएगा। इसलिए अरब देशों ने इस बार दुनिया के सामने न्यूट्रल रहने का फैसला किया है और अपनी जमीन से गाजा या ईरान पर किसी भी हमले की इजाजत नहीं दी है। फिलिस्तीन के मुद्दे पर सभी 57 मुस्लिम देश एकजुट होकर ईरान का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। आज सऊदी अरब से लेकर कतर, मिस्र, जॉर्डन सहित दुनिया का हर मुस्लिम देश ईरान के साथ खड़ा नजर आ रहा है। इराक, सीरिया, तुर्की जैसे देश सीधे तौर पर ईरान को सपोर्ट करते रहे हैं। 2020 में अमेरिका ने जब ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया था
तब मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को मुखातिब करते हुए कहा था कि अब वक्त आ गया है कि सभी मुस्लिम देश मुत्तहिद हो जाएं, क्योंकि अगर अब भी हम मुत्तहिद नहीं हुए तो बहुत देर हो जाएगी। अरब देश अगर मुत्तहिद हो जाएं तो इजराइल के वजूद को चंद घंटों में ही मिट्टी में मिलाया जा सकता है। अरब देशों को समझना चाहिए कि इजराइल सिर्फ गाजा तक ही नहीं रुकने वाला, बल्कि उसके ग्रेटर इजराइल की सरहदों में मिस्र भी है और मक्का और मदीना भी। इजराइल की स्थापना करने वाले यहूदी थियोडोर हेजल ने कभी लिखा था कि इजराइल तब तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक उसकी सरहदों में इराक, ईरान, मिस्र, जॉर्डन और सऊदी अरब ना शामिल हो जाएं। इजरायली पत्रकार एवी लेप्किन लिखता है कि एक दिन आएगा जब हमारी सरहदें लेबनान से लेकर सऊदी अरब के सहराओं तक और बहरे रोम से लेकर नहरे फिरात तक फैली होंगी। लेबनान को इजराइल की सुरक्षा की जरूरत है और हम मक्का, मदीना और तूर सीना पर भी कब्जा करेंगे। अरब देशों को समझना चाहिए कि ये जंग इजराइल गाजा या इजराइल ईरान की नहीं, बल्कि इजराइल और पूरी उम्मत मुस्लिमा की है। जो देश आज खामोश बैठे हैं, ये आग उनके घरों तक भी पहुंचने वाली है। इजराइल के विजय रथ को रोकने में जो देश सबसे बड़ा किरदार निभा रहा है, उसका नाम ईरान है। ईरान के मिलिशिया ग्रुप आज इजराइल की रातों की नींद हराम कर चुके हैं। ईरान की पहुंच इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद तक हो चुकी है और ये कारनामा ईरान के अलावा कोई और मुस्लिम देश नहीं कर पाया है। पिछले 2 दशकों में ईरान अकेला देश है जिसने इजराइल पर हमला करने की हिम्मत दिखाई है। इससे पहले सद्दाम हुसैन ही थे जिन्होंने अपनी स्कड मिसाइल से इजराइल की धरती हिला दी थी। ईरान जिस मजबूती से फिलिस्तीन के मुसलमानों का साथ दे रहा है, वो इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखे जाने के काबिल है। आज अगर गाजा के मुसलमान इतनी लंबी जंग लड़ रहे हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ ईरान का है। यहया सिनवार ने कभी ईरान के बारे में कहा था कि ईरान अगर हमारा साथ न देता तो हमारे पास हमारी मिसाइल क्षमता न होती। 2020 में भी इस्माइल हानिया ने ईरान का माली और फौजी मदद करने के लिए शुक्रिया अदा किया था। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई पहले ही कह चुके हैं कि उनका मकसद बस एक ही है और वो है इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देना। हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद जब पूरी दुनिया में अली खामनेई के छिपने की बातें चल रही थी, तब 85 साल का ये बुजुर्ग मर्दबा कमाल अपने एक हाथ में बंदूक लेकर तेहरान की जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़ा हुआ और अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर कहा कि हम इजराइल को खत्म करके ही दम लेंगे। ईरान ने अगर ये बात कही है तो उसके पीछे कोई तो वजह होगी, क्योंकि ईरान के बारे में कहा जाता है कि ईरान सियासत की कालीनें बुनता है। वो इतने सब्र से काम लेता है कि दुश्मन जान ही नहीं पाता कि उसका अगला कदम क्या होगा। ईरान आज 57 मुस्लिम देशों में एक अलग पहचान बना चुका है। फिलिस्तीन के मुद्दे पर दुनिया के हर कोने से ईरान को समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है और ये उसकी वैश्विक शक्ति को दर्शाता है। पिछले दिनों ईरान ने इजराइल पर 200 रॉकेटें दाग दी थी, लेकिन इजराइल की हिम्मत नहीं कि वो ईरान पर डायरेक्ट हमला कर सके। सद्दाम हुसैन ने कभी ईरान के बारे में कहा था कि ईरान वो पहेली है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। ईरान का मुकाबला इतना आसान होता तो दुनिया उसे सफ़े हस्ती से मिटा चुकी होती। ये वो देश है जिसने उस वक्त अमेरिका को शिकस्त दी जब पूरी दुनिया उसके आगे सजदा कर रही थी। पूरी दुनिया में 57 से अधिक मुस्लिम देश हैं, लेकिन अमेरिका के सामने जो दबदबा ईरान का है वो किसी और का नहीं। यहाँ तक कि गाजा के मुद्दे पर सऊदी अरब जैसा देश भी इतना विरोध नहीं कर पाया है जितना ईरान ने किया है। ईरान ने इजराइल पर हमला करके साबित कर दिया है कि वो सिर्फ बातें ही नहीं करता, बल्कि जरूरत पड़ने पर अपने रॉकेटों से दुश्मनों की धरती हिला देता है। अगर मिडिल ईस्ट में देखा जाए तो ईरान ही अकेला देश है जिसने इजराइल के विजय रथ को रोक रखा है, क्योंकि लेबनान से लेकर इराक, ईरान और आसपास के देशों में उसके लोग ही इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। चाहे हमास को हथियार देने की बात हो या फिर मस्जिद अक्सा की हिफाजत की बात, हर जगह जो चेहरा नजर आ रहा है वो ईरान का है। ईरान के लिए फिलिस्तीन का मसला शिया और सुन्नी से काफी बड़ा है। वो इन देशों में सुन्नी संगठनों की भी मदद कर रहा है ताकि इजराइल को बाहर निकाला जा सके। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई पहले ही कह चुके हैं कि वो इजराइल की मौत तक नहीं रुकने वाले और इजराइल को अपने किए गए हर गुनाह का हिसाब देना होगा।
लाखों लोगों की ये शहादत रायगा नहीं जाएगी। दुनिया के किसी भी मुसलमान को, चाहे वो शिया हो या सुन्नी, उसे गाजा के मुसलमानों की तकलीफ से गाफिल नहीं रहना चाहिए। हम सब का दुश्मन एक ही है और वो है अमेरिका। अमेरिका ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, क्योंकि ईरान के अंदर वो ताकत है कि वो उसकी सत्ता को चुनौती दे सकता है। ईरान के अंदर वो ताकत है कि वो पूरी मुस्लिम दुनिया को एक कर सकता है। ईरान ने पिछले दिनों ऐलान किया है कि वो अफगानिस्तान, यमन, इराक, मिस्र, शाम और फिलिस्तीन जैसे मुस्लिम देशों के साथ मिलकर एक डिफेंस लाइन बनाना चाहता है, ताकि कोई भी बातिल ताकत मुस्लिम देश पर हमला न कर सके। ईरान एक तरह से सभी देशों को मिलाकर एक मुस्लिम फोर्स बनाने की बात कर रहा है, और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि ईरान इतना ताकतवर बन जाए कि वो आसपास के देशों की राजनीति को कंट्रोल करने लगे। ईरान अकेला मुस्लिम देश है जो आसपास के देशों को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। ईरान के अधिकारी तो यहाँ तक दावा कर चुके हैं कि वो ईरान के तो मालिक हैं ही, साथ में वो 4 अरब देशों को कंट्रोल करते हैं, जिनमें इराक, मिस्र, लेबनान और सीरिया जैसे देश शामिल हैं। इन चारों देशों में ईरान ने हिजबुल्लाह, हमास, हूथी जैसे इतने छोटे छोटे संगठन खड़े कर दिए हैं कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला भी करना चाहे तो वो इनकी मदद से पूरे इलाके में तबाही मचा सकता है। अमेरिका हो या दुनिया की कोई भी सुपर पावर, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो एक साथ 10 मोर्चों पर युद्ध कर सके। ईरान की इस रणनीति का आज भी किसी के पास काट नहीं है। बाकी अमेरिका की औकात कितनी है वो तो अफगानिस्तानियों ने पहले ही बता दी है। हालात ये है कि जो अमेरिका बरसों तक अफगानिस्तान के तालिबान को आतंकवादी बताता रहा, बाद में उन्हीं को सत्ता सौंप कर भाग गया। यहाँ तक कि उसकी इतनी हैसियत नहीं रही कि वो अफगानिस्तान से अपना साजो सामान ले जा सके। आज उसी अफगानिस्तान के लोग अमेरिका से टेबल पर बैठकर बातें कर रहे हैं। जो तालिबान कल दुनिया के लिए आतंकवादी थे, आज ब्रिक्स की करेंसी पर सेंटर में उनकी तस्वीर छप रही है। अपने देश की आजादी के लिए लड़ने वाले हमास जैसे संगठन आज अमेरिका की नजर में दुश्मन हैं, लेकिन मुमकिन है कि कल अमेरिका खुद उन्हें मान्यता देता नजर आए, क्योंकि ईरान जिस ताकत से फिलिस्तीन का समर्थन करता नजर आ रहा है, उससे तो लगता है कि फिलिस्तीन जल्द ही आजाद हो जाएगा। ईरान किसी भी मामले में इजराइल से पीछे नहीं है। अगर अमेरिका इजराइल का साथ देना बंद कर दे तो ईरान अकेले इजराइल को मिट्टी में मिला सकता है। इजराइल एक तरह से खाड़ी देशों में अमेरिका का एयरबेस है, जहां से वो मुस्लिम देशों के संसाधनों को लूटने का काम करता है, और ईरान इस मामले में उसकी सबसे बड़ी रुकावट है। खिलाफ कोई कदम उठाता है, अमेरिका उसकी ढाल बन जाता है। हालांकि अमेरिका में इतनी हिम्मत नहीं कि वो ईरान पर डायरेक्ट हमला कर सके। ईरान कभी भी जल्दबाजी नहीं करता, लेकिन जब हमला करता है तो उसका जवाब विरोधियों के पास भी नहीं होता। ईरान में एक कहावत मशहूर है कि ईरान सियासत की कालीनें बुनता है, यानी वो इतनी सब्र से काम लेता है कि विरोधी जान ही नहीं पाते कि ईरान का अगला कदम क्या होगा। और फिर जब उसकी मैदान में एंट्री होती है तो दर्शक तालियां बजाए बगैर नहीं रह पाते। ईरान आज सभी मुस्लिम देशों में सबसे पावरफुल प्रॉक्सी संगठन रखने वाला देश है। उसके पास ऐसी सेनाएं और ऐसे संगठन हैं जो चंद घंटों में ही पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। अगर ईरान सिर्फ अपनी सरहदें बंद कर दे तो एक दिन में अमेरिका सहित पूरी दुनिया को लाखों करोड़ों डॉलर का नुकसान होगा, और कोई भी देश इतना बड़ा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस ईरान पर अमेरिका ने पाबंदी लगाई थी कि वो किसी से हथियार नहीं खरीद सकता, आज वही ईरान दुनिया के 20 से अधिक देशों को अपने ड्रोन बेच रहा है। तजाकिस्तान, आर्मीनिया, सूडान, यूथोपिया, वेनेजुएला, अल्जीरिया जैसे देश उसके ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान ने जालिमों का मुकाबला करने के लिए उसके विरोधी देशों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कभी कहा था कि निसंदेह ईरान हमारे लिए खतरा है, क्योंकि उसका मकसद हमारे सबसे मजबूत साथी इजराइल को बर्बाद करना है। ये दुनिया के अमन और हमारे गठबंधन के लिए खतरा है। मैं खुले तौर पर यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर इजराइल को कोई भी खतरा हुआ तो हम उसकी हिफाजत के लिए अपनी पूरी मिलिट्री और सैन्य शक्ति झोंक देंगे। अमेरिका की गद्दी हो या ब्रिटेन का राजपाट, एक देश जिसका डर मठाधीशों के दिलों में हमेशा जिंदा रहता है, वो है ईरान का। आज अमेरिका की गद्दी पर ट्रंप फिर से बैठ चुका है, लेकिन एक नाम जिसकी दहशत दशकों से उसके दिल में बैठी हुई थी, वो है ईरान की।
पिछले 40 सालों में ईरान एक ऐसी शक्ति बनकर उभरा है जिसका मुकाबला करना दुनिया के किसी देश के बस की बात नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स से लेकर सोवियत यूनियन और ग्रेट ब्रिटेन न जाने कितने आए और चले गए, लेकिन वो ईरान के असर और रसूख को कम नहीं कर पाए। ईरान के बारे में कहा जाता है कि ये वो धरती है जहां पर आकर सुपर पावर्स भी दम तोड़ देती हैं। ईरान के वर्चस्व और उसके दबदबे को बताने के लिए इतना काफी है कि वो जब कुछ कहता है तो दुनिया गौर से सुनती है। वो जब कुछ बोलता है तो उसके शब्दों के मायने निकाले जाते हैं। ईरान के बारे में इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद ओलमर्ट ने कहा था कि जब ईरान कहे कि हम इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे, जब ईरान कहे कि वो ऐसा न्यूक्लियर बम बना रहा है जो 3000 किलोमीटर तक हमला करने की क्षमता रखता है, तो दुनिया को इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उससे डरना चाहिए। ईरान यूरोप और अमेरिका के लिए उतना ही बड़ा खतरा है जितना कि वो इजराइल के लिए है। ईरान के बारे में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी और उसमें लिखा था कि ईरान की न्यूक्लियर क्षमता उसकी सुरक्षा के लिए खतरा है। मोसाद के पूर्व चीफ योसी कोहेन ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जरूरत है कि ईरान की निगरानी की जाए और उसके खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएं। ईरान आज दुनिया का सबसे ताकतवर मुस्लिम देश है और ये बात विरोधियों को खटकती रहती है। भला कौन देश चाहेगा कि एक मुस्लिम देश का शुमार दुनिया की सबसे ताकतवर शक्ति के रूप में होने लगे। वैसे भी ग्लोबल पावर इंडेक्स के सर्वे के मुताबिक ईरान सैन्य शक्ति के मामले में दुनिया के 145 देशों में 14वें स्थान पर है। ईरान के पास ऐसे हथियार और ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दुश्मनों को विरोध करने पर मजबूर कर देती है। अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगानिस्तान में अलकायदा की मदद की थी, लेकिन वही काम जब ईरान करता है तो अमेरिका जैसे देश उसे आतंकवाद घोषित कर देते हैं। अमेरिका की पूर्व सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलेरी क्लिंटन ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा था कि ईरान आतंकवादी संगठनों का समर्थन करता रहा है। 2016 में एक स्पीच के दौरान उन्होंने कहा कि सभी देशों को मिलकर ईरान के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और उसकी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। जिस तरह से दुनिया में उसका प्रभाव है, इससे वो हम सब के लिए खतरा बन जाएगा। हिलेरी क्लिंटन के ये शब्द बता रहे हैं कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। समय का पहिया घूमता है तो परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जो रूस कभी ईरान का दुश्मन था, आज उसका दोस्त बन चुका है। 1991 में जब रूस में सोवियत यूनियन का खात्मा हुआ तो अमेरिका के दो बड़े दुश्मन ईरान और रूस दोस्त बन गए, और यही वो वक्त था जब रूस ने ईरान के साथ न सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी शेयर की बल्कि अपने इंजीनियर भेजे जिन्होंने ईरान में जाकर उसे न्यूक्लियर हथियार बनाने की ट्रेनिंग दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब तो कहते घूमते हैं कि ईरान मिडिल ईस्ट का सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। वो ऐसा साथी है जो आतंकवाद के खिलाफ हमेशा लड़ता रहा है। ईरान ने जिस बेइज्जती के साथ अमेरिका को अपनी धरती से निकाल फेंका था, उसका जख्म आज भी अमेरिका के दिल में जिंदा है। 1979 की क्रांति सिर्फ ईरान में इस्लामी निजाम की स्थापना के लिए नहीं थी, बल्कि ये अमेरिकी शासन के खिलाफ विद्रोह था। और यही वजह है कि जब ईरान में आयतुल्लाह खुमैनी के हाथ में सत्ता आई तो उन्होंने हर उस चीज पर प्रतिबंध लगा दिया जिस पर अमेरिका का नाम लिखा था। अमेरिका आज भी ना वो दिन भूल पाया है और ना ही वो तारीख। वो आज भी ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। 1979 में ईरान अमेरिका को उस वक्त घुटनों पर ले आया था जब उसके पास ना तो संसाधन थे और ना ही हथियार। अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत लगा ली थी, लेकिन वो उस वक्त ईरान में कैद अपने सैनिकों को निकालने में नाकाम रहा था। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त अमेरिका की गद्दी पर जिमी कार्टर बैठे हुए थे। वही जिमी कार्टर जिन्होंने कहा था कि मैं ईरान से नफरत करता हूं, मैं ईरान की सरकार से नफरत करता हूं, ये एक शैतानी और बेदर्द हुकूमत है। अमेरिका के राष्ट्रपति और दुनिया पर अपना रौब झाड़ने वाले जिमी कार्टर से जब पूछा गया कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी शिकस्त क्या थी, तो उन्होंने कहा ईरान का रेस्क्यू मिशन। अमेरिका का ये मिशन क्या था और 444 दिन की कहानी क्या थी, इसका जिक्र हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। अमेरिका ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता रहा है। अमेरिकन सेनेटर जे रॉकफेलर ने एक बार कहा था कि ईरान एक मुसीबत के सिवाय कुछ भी नहीं और ये हमेशा हमारे लिए मुसीबत बना रहेगा।
1985 में अमेरिकन सीनेट ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की और बताया कि अगर ईरान इसी तरह से तरक्की करता रहा तो अगले 7 सालों में वो परमाणु बम बनाने में कामयाब हो जाएगा। ऐसी न जाने कितनी रिपोर्टें मोसाद और CIA प्रकाशित कर चुके हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि अगर मिडिल ईस्ट में ईरान न होता तो मस्जिद अक्सा कब का मुसलमानों के हाथों से निकल चुकी होती। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश ने कभी कहा था कि निसंदेह ईरान हमारे लिए खतरा है, क्योंकि उसका मकसद हमारे सबसे मजबूत साथी इजराइल को बर्बाद करना है। ये दुनिया के अमन और हमारे गठबंधन के लिए खतरा है। मैं खुले तौर पर यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर इजराइल को कोई भी खतरा हुआ तो हम उसकी हिफाजत के लिए अपनी पूरी मिलिट्री और सैन्य शक्ति झोंक देंगे। ईरान आज जब फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा है तो दुनिया भर की जालिम ताकतें उसे मिटाने के लिए एकजुट हो चुकी हैं। ईरान के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जिनका मुकाबला कर पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। पिछले दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर प्रकाशित की थी और बताया था कि ईरान के पास एक ऐसा हथियार है जो न्यूक्लियर बम से भी ताकतवर है। अमेरिका ने इसे मिस्ट्री वेपन का नाम दिया है। इस हथियार की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले दिनों जब ईरान ने इसका परीक्षण किया तो ईरान से लेकर इजराइल के पूरे इलाके की धरती कांप गई और माना जा रहा है कि जब इजराइल के सैनिक ईरान में घुसे तो उनका सामना इसी अघोषित हथियार से हुआ जिसने उनके वजूद को हिलाकर रख दिया। ईरानी मीडिया ने एक वीडियो प्रकाशित की है जिसमें देखा जा सकता है कि हमले के वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री के माथे से पसीना छूट रहा है। नेतन्याहू जानता है कि उसने ईरान पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की है और इसका खामियाजा उसे आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। 2018 में फॉक्स न्यूज ने जब नेतन्याहू से पूछा था कि इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है, तो नेतन्याहू ने कहा था ईरान, ईरान, ईरान। नेतन्याहू ने 3 बार ईरान का नाम लेकर बता दिया था कि ईरान कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं, बल्कि ये वो देश है जो बड़ी ताकतों के लिए भी काल बन सकता है। ईरान किसी भी मामले में इजराइल से पीछे नहीं है। अगर अमेरिका इजराइल का साथ देना बंद कर दे तो ईरान अकेले दम पर इजराइल को उसकी औकात दिखा सकता है। इजराइल ने जैसे ही ईरान पर हमला किया उसके तुरंत बाद ही अमेरिका ने बयान जारी कर दिया कि अगर ईरान जवाबी कार्रवाई करता है तो अमेरिका इजराइल का साथ देगा। दरअसल इजराइल अमेरिका का एक अघोषित बच्चा है, जहां से वो मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करना चाहता है ताकि वो मुस्लिम देशों के तेल और दूसरे संसाधनों पर कब्जा कर सके। इराक, ईरान, गाजा, अफगानिस्तान में जितनी भी उथल पुथल हुई उनमें इजराइल की जमीन का जरूर इस्तेमाल किया गया। सोचने वाली बात है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट और ईरान से 12,000 किलोमीटर दूर है, लेकिन उसने यहाँ पर 70 सैन्य अड्डे बना रखे हैं और ये इतना सब कुछ बस एक देश के लिए है और वो है ईरान। अमेरिका और इजराइल ने जिस मुस्लिम देश में सबसे ज्यादा जासूस प्लांट किए वो ईरान है। इजराइल ईरान से बचने के लिए हर साल $24 बिलियन अपने हथियारों पर खर्च करता है। ईरान की आर्मी इजराइल से 5 गुना बड़ी है। इजराइल के पास जहां 1,70,000 एक्टिव सैनिक हैं, वहीं ईरान के 6,70,000 सैनिक मैदान कारजार में विजय पताका फहराने के लिए काफी हैं। ईरान के पास 65,765 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जो इजराइल के मुकाबले में 22,000 ज्यादा हैं। ईरान के पास 3,000 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें और 101 जंगी बेड़े हैं, जो उसे दुनिया का सबसे ताकतवर मुस्लिम देश बनाते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान वेस्ट एशिया में सबसे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन रखने वाला देश है। इजराइल के पास जहां 1,370 टैंक हैं, वहीं ईरान के पास टैंकों की संख्या 4,000 के करीब है। वहीं अगर सबमरीन की बात करें तो ईरान के पास 19 और इजराइल के पास 5 सबमरीन हैं। अगर अमेरिका इजराइल की मदद न करे तो ईरान अकेले दम पर इजराइल को उसकी औकात दिखा सकता है। ईरान के पास ऐसी मिसाइलें हैं कि वो इजराइल के आयरन डोम को भी भेद सकता है। पिछले दिनों जब उसने इजराइल पर एयर स्ट्राइक की तो उसका आयरन डोम भी ईरान की रॉकेटों को इजराइल पर गिरने से नहीं बचा सका। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलें साउंड की स्पीड से 5 गुना तेजी से हमला करने की क्षमता रखती हैं। ईरान पर किए गए इस हमले ने पूरी मुस्लिम दुनिया को एकजुट कर दिया है। यहाँ तक कि सऊदी अरब जैसा देश भी ईरान के साथ खड़ा नजर आ रहा है। सऊदी अरब ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि ईरान पर हमला अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है,
ये हमला ईरान की आजादी और उसकी स्वायत्तता पर हमला है। माना जा रहा है कि 57 मुस्लिम देशों का संगठन OIC इस मुद्दे पर आपातकालीन बैठक बुला सकता है। ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो इस हमले का जवाब जरूर देगा। अरब देशों को समझना चाहिए कि इजराइल सिर्फ गाजा तक ही नहीं रुकने वाला, बल्कि उसके ग्रेटर इजराइल की सरहदों में मिस्र भी है और मक्का और मदीना भी। इजराइल की स्थापना करने वाले यहूदी थियोडोर हेजल ने कभी लिखा था कि इजराइल तब तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक उसकी सरहदों में इराक, ईरान, मिस्र, जॉर्डन और सऊदी अरब न शामिल हो जाएं। अब सऊदी अरब में बैठे शाहों और मुस्लिम दुनिया के हुक्मरानों को सोचना होगा कि उनका अगला कदम क्या है। ईरान पर हुआ यह हमला बस ईरान पर नहीं बल्कि मुस्लिम देशों की गैरत पर हमला है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अफगानिस्तान, इराक और गाजा के बाद क्या अमेरिका ईरान को भी बर्बाद करने वाला है? ईरान जब तक जिंदा है तब तक फिलिस्तीन पर इजराइल कभी मुकम्मल तौर पर कब्जा नहीं कर सकता। आज अमेरिका का राष्ट्रपति हो या दुनिया का कोई भी मुस्लिम विरोधी देश, हर कोई ईरान को मिटा देने पर आतुर है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि अमेरिका ईरान पर कब्जा करना चाहता है? आखिर ईरान के पास ऐसा क्या है जिसे हासिल करने के लिए अमेरिका किसी भी हद तक जाने को तैयार है? मिडिल ईस्ट में ईरान अकेला देश है जिसे तबाह करने के लिए अमेरिका अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर चुका है, लेकिन वो आज तक ईरान का बाल भी बांका नहीं कर पाया। उसने ईरान में न जाने कितनी बार तख्ता पलट करवाया, न जाने कितनी पाबंदियां लगाई, यहां तक कि मिडिल ईस्ट में अपने पालतू इजराइल को भी स्थापित कर दिया, लेकिन वो उस चीज को हासिल नहीं कर पाया जो आज भी ईरान की धरती में सुरक्षित है। Mining.com की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान इस समय दुनिया का सबसे बड़ा मिनरल प्रोड्यूसर देश है। उसकी धरती के नीचे दुनिया के 7% खनिज भंडार मौजूद हैं, जिन्हें अगर निकाला जाए तो ईरान दुनिया का सबसे अमीर देश बन जाएगा। ईरान की धरती के नीचे जिंक, कॉपर, नमक, कोयला, लोहा, यूरेनियम, जस्ता, सोना, एल्युमिनियम, सल्फर और लिथियम के बड़े बड़े भंडार हैं। ये वो खजाने हैं जिनकी भनक अमेरिका को उस वक्त ही लग चुकी थी जब ईरान में तेल की खोज की गई। ईरान में पहली बार तेल साल 1901 में खोजा गया और उसके बाद सऊदी अरब और दूसरे मुस्लिम देशों में भी तेल की खोज की गई। तेल की खोज 20वीं सदी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। अमेरिका और ब्रिटेन जानते थे कि ये वो काला सोना है जो जिसके पास भी रहेगा उसे दुनिया की कोई भी ताकत सुपर पावर बनने से नहीं रोक सकती। मुस्लिम विरोधी देशों की पूरी कोशिश थी कि ये ताकत मुसलमानों के हाथ में न आने पाए। विश्व युद्ध के कारण पूरी दुनिया में तेल की मांग बड़ी तेजी से बढ़ रही थी और उसके दाम आसमान छू रहे थे। ब्रिटेन, अमेरिका ने अपनी सत्ता और अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए ईरान के तेल साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। 1908 से लेकर 1950 तक ईरान की तेल इंडस्ट्री पर ब्रिटेन का कब्जा था। तेल की खोज के बाद ही अमेरिका ने ईरान की सियासत में दिलचस्पी लेनी शुरू की। उसने ईरान पर ऐसे हुक्मरान बिठाए जो उसके इशारों पर काम करते थे। उसने ब्रिटेन के साथ मिलकर ईरान में अपनी तेल रिफाइनरी स्थापित की और अपनी शर्तों पर दुनिया को तेल बेचने लगा। ईरान से लेकर इराक और सऊदी अरब सहित पूरे मिडिल ईस्ट में एक जैसे हालात थे। ये देश तो मुसलमानों के थे, लेकिन उनकी सत्ता और उनकी दौलत पर कब्जा अमेरिका और ब्रिटेन का था। मुस्लिम देशों को यह हक भी नहीं हासिल था कि वो अपने देश में निकाले गए तेल का रेट तय कर सकें। 1952 में जब ईरान की सत्ता मोहम्मद मुसद्दिक के हाथ में आई तो उन्होंने देश की पेट्रोलियम इंडस्ट्री को अपने कब्जे में लेने की योजना बनाई और इसी दौरान ईरान की पहली नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी की स्थापना की गई। उन्होंने ब्रिटेन की एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी को ईरान से निकाल फेंका। अमेरिका और ब्रिटेन के लिए यह बात नाकाबिले बर्दाश्त थी कि वो सालों से जिन ईरानियों को बेवकूफ बनाते आए थे, वही ईरानी आज मालिक बनकर उनके सामने खड़े थे और अमेरिका उनसे उनकी शर्तों पर तेल खरीदने को मजबूर था। 1953 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 ने मिलकर एक योजना बनाई कि अगर मोहम्मद मुसद्दिक को ईरान की सत्ता से नहीं हटाया गया तो ईरान को सुपर पावर बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। टारगेटिंग ईरान पुस्तक के लेखक डेविड लिखते हैं कि अमेरिका ने इसके लिए लाखों डॉलर खर्च किए और मुसद्दिक की सरकार के खिलाफ एक व्यापक अभियान चलाया और इसे नाम दिया ऑपरेशन अजाक्स, जिसका मकसद था ईरान की गद्दी से मुसद्दिक को हटाना और उसकी सत्ता अमेरिका समर्थक रजा शाह पहलवी को सौंपना। और आखिर वही हुआ।
अमेरिका ने अपने साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके मुसद्दिक को ईरान की सत्ता से बेदखल कर दिया। अब ईरान की सत्ता रजा शाह पहलवी के हाथों में थी। वही रजा शाह पहलवी जिसके बारे में आयतुल्लाह खुमैनी ने कहा था कि यही वो शख्स है जिसने हमें अमेरिका के हाथों बेच डाला। अमेरिका ने जब मिडिल ईस्ट के बीचों बीच इजराइल जैसे नापाक देश की स्थापना की तो उसे जिसने सबसे पहले मान्यता दी थी उसका नाम रजा शाह पहलवी था। अमेरिका को ईरान की धरती से नहीं बल्कि उसकी धरती में छुपे खजाने से प्यार था। 1950 के दरमियान एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसमें बताया गया कि ईरान की धरती के नीचे ऐसे सोने के पहाड़ और ऐसे तेल के भंडार हैं जो उसे दुनिया का सबसे अमीर देश बना सकते हैं। और अमेरिका उन्हीं सोने के पहाड़ों और तेल के भंडारों के लिए ईरान आया था। अमेरिका ने इसके लिए कभी इराक को ईरान से लड़ा दिया तो कभी उसका तख्ता पलट करवाकर ईरान में घुसना चाहा। अमेरिका आज भी ईरान पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो उसके पीछे वजह बस यही है कि कैसे उसके कुदरती खजानों पर कब्जा किया जाए। हाल ही में ईरान ने अपने हमदान राज्य में 8.5 मिलियन टन के लिथियम कार्बोनेटेड रिजर्व की खोज की है जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लिथियम भंडार है। और इस खबर ने अमेरिका जैसे देशों के होश उड़ा दिए हैं। आज ईरान पर जो जंग मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है उसके पीछे वजह यही है। जैसे तेल मिलने के बाद अमेरिका ने मुस्लिम देशों पर कब्जा करके सालों तक उनके तेल का इस्तेमाल किया और फिर उन्हें बर्बाद करके छोड़ दिया, ठीक उसी तरह अमेरिका अब भी चाहता है कि वो किसी तरह ईरान के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा कर ले। ईरान की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरी दुनिया में इस वक्त सिर्फ 89 मिलियन टन लिथियम रिजर्व मौजूद है जिसमें 8.5 मिलियन लिथियम अकेले ईरान के पास है। कुछ लोगों का कहना है कि ईरान में लिथियम के ऐसे कई भंडार हैं जिनका उसने खुलासा नहीं किया है। लिथियम आज दुनिया के सबसे जरूरी और महंगे खनिज पदार्थों में से है जिसका बैटरी से लेकर न्यूक्लियर एनर्जी में इस्तेमाल किया जाता है। हमारे मोबाइल से लेकर दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली अक्सर बैटरियां इसी लिथियम के जरिए बनाई जाती हैं। ईरान मिडिल ईस्ट का पहला देश है जिसने लिथियम की खोज की है। ईरान के अलावा अगर कोई और मुस्लिम देश होता तो अमेरिका अब तक उस पर हमला करके उसके इस खजाने पर अपना कब्जा जमा चुका होता, लेकिन ईरान का मुकाबला करना किसी के लिए आसान नहीं है। ईरान के रौब दबदबे के आगे अरब देश भी छोटे नजर आ रहे हैं क्योंकि इजराइल का मुकाबला करने की हिम्मत जो ईरान में है वो किसी और में नहीं। ईरान ने जिस तरह से अमेरिका और इजराइल का मुकाबला किया है उसने उसके सुपर पावर होने के भ्रम को मिट्टी में मिला दिया। ये तो मुस्लिम देशों की बुजदिली है, वरना फिलिस्तीन की आजादी महज कुछ घंटों की बात है। 1979 की क्रांति के बाद ईरान एक फिल्मी कहानी की तरह रुपहले पर्दे पर आया और उसके बाद उसका भौकाल बढ़ता ही चला गया। न जाने कितने विलेन आए, न जाने कितने जॉर्ज बुश और टोनी ब्लेयर आए, लेकिन ईरान का कुछ न कर पाए। अमेरिका ने न जाने कितना पैसा और न जाने कितनी शक्ति लगा दी, लेकिन ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ईरान का जन्म एक विचारधारा के रूप में हुआ था और उस विचारधारा ने आज पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले लिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी को जब अमेरिका ने धमकी दी कि हम तुम्हें घुटनों पर ले आएंगे, तो ईरान ने कहा कि हमने ये मिसाइलें दिखाने के लिए नहीं बनाई, बल्कि ये हमारी आज़ादी और रक्षा का प्रतीक हैं। हम अपने रॉकेटों से ईरान के हर दुश्मन और हर विरोधी का वजूद मिटा देंगे। और ईरान 1979 से लेकर अब तक ये करता रहा है। जब भी ईरान पर हमला हुआ, ईरान ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। पिछले दिनों जब इजराइल ने ईरान के लीडरों की हत्याएं की, तो ईरान ने उस पर मिसाइलों की बौछार कर दी। जिस आयरन डोम पर इजराइल को बहुत नाज था, ईरान ने उसके परखच्चे उड़ा दिए। पिछले 1400 सालों में ईरान को मिटाने की लाखों कोशिशें की गई, हजारों तरीके अपनाए गए, लेकिन ईरान आज भी दुनिया के सामने सीना ताने मजबूती से खड़ा है। आज भी जब फिलिस्तीन को मदद की जरूरत है तो ईरान अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। उसे न कुछ खोने का खौफ है और न कुछ पाने की लालसा। बस उसका एक ही ख्वाब है और वो है फिलिस्तीन की आज़ादी, मस्जिद अक्सा की आज़ादी। ईरान इस वक्त मुस्लिम दुनिया को एकजुट करने की कोशिशों में लगा हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने तो यहाँ तक कह दिया कि जब तक हम शिया और सुन्नी के फिरकों में बटे रहेंगे, हमारा कुछ नहीं होने वाला। दुश्मन की यही ताकत है कि वो हमें बांट कर अपना फायदा उठाना चाहता है।
पूरी दुनिया के मुसलमानों को हमारे दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है। इजराइल का खात्मा तय है, दुश्मन कमजोर है और विद्रोही मजबूत, और हम ऐसे ही फिलिस्तीनी मुसलमानों के साथ खड़े रहेंगे। अली खामेनेई के ये शब्द बता रहे हैं कि ईरान अमेरिका और इजराइल के लिए कितना बड़ा चैलेंज बनने वाला है। अमेरिका कभी नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट में शांति पैदा हो, इसलिए वो मुसलमानों को आपस में लड़ाने की कोशिशें करता रहता है। और अगर मुस्लिम देश एकजुट हुए तो मिडिल ईस्ट से उसकी चौधराहट खत्म हो जाएगी और ये अमेरिका के पतन की शुरुआत होगी। सद्दाम हुसैन ने जब ईरान पर हमला किया तो उसके पीछे भी अमेरिका का एक झूठ था कि ईरान इराक पर हमला करने की योजना बना रहा है, और उस झूठ ने लाखों मुसलमानों की जानें ले ली थी। गाजा में इस वक्त लाखों मुसलमान जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला हैं, लेकिन मुस्लिम देशों की खामोशी उन पर अजाब बनकर टूट रही है। जब इतिहासकार 21वीं सदी का इतिहास लिखने बैठेगा तो लिखेगा कि 57 मुस्लिम देशों के होते हुए गाजा के लाखों मुसलमान गाजर और मूली की तरह काट करके रख दिए गए। मुस्लिम देश अपनी सत्ता और अपने अय्याशी के अड्डों को बचाने में मशगूल रहे। उन 57 भेड़ बकरियों जैसे देशों में कुछ ईरान और अफगानिस्तान जैसे देश थे जो मजामहत कर रहे थे, जो जालिमों के खिलाफ सफारा होकर मुसलमानों की आवाज बुलंद कर रहे थे। ईरान के बारे में इस्माइल हानिया और यहिया सिनवार जैसे लीडर पहले ही कह चुके हैं कि अगर ईरान ना होता तो हम इतनी लंबी जंगें लड़ ही ना पाते। यहिया सिनवार ने कभी ईरान के बारे में कहा था कि अगर ईरान हमारा साथ ना देता तो हमारे पास हमारी मिसाइल क्षमता ना होती। यहिया सिनवार आयतुल्लाह खामेनेई के करीबी दोस्तों में से थे। 2011 में जब उन्होंने ईरान का दौरा किया तब अली खामेनेई ने कहा था कि इसमें कोई शक नहीं कि एक दिन आएगा जब सिनवार और इस्माइल हानिया जैसे बहादुर लोग अपने मजबूत यकीन और बुलंद हौसलों के दम पर इजराइल के खिलाफ होने वाले इस संघर्ष में कामयाबी हासिल करेंगे। ईरान ने यहिया सिनवार को पहचानने में कोई गलती नहीं की थी। जब ये मर्द कलंदर शहीद हुआ तो उसकी शहादत का पूरी दुनिया में जश्न मनाया गया। उसके एक हाथ में बंदूक थी तो जेब में तस्बीह और कुरान के कुछ पन्ने। और जब इजराइल ने उनका पोस्टमार्टम किया तो पता चला कि यहिया सिनवार ने पिछले 72 घंटों से कुछ खाया नहीं था। वो शैतानी ताकतों के खिलाफ मैदान अमल में रोजे की हालत में थे। ईरान को जब इस बात की खबर मिली तो उसने कहा कि मजामहत कभी मरती नहीं, शहीद कभी मरते नहीं। ईरान पिछले 20 सालों से हमास जैसे संगठनों की मदद करता रहा है। अगर मामला फिलिस्तीन का है तो ईरान खुद ब खुद उसका हिस्सा बन जाता है, और यही वजह है कि इजराइल ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता रहा है। अगर गाजा में ईरान के मिलिशिया ग्रुप एक्टिव ना होते तो इजराइल आज पूरे फिलिस्तीन को अपने कब्जे में ले चुका होता। इजराइल जानता है कि ईरान के मिलिशिया ग्रुप उसकी मौत का सामान है। ईरान वैचारिक रूप से इस जंग को पहले ही जीत चुका है, क्योंकि उसने अपने आप को फिलिस्तीन के सबसे बड़े समर्थक के रूप में स्थापित कर लिया है। एक तरफ अरब देश हैं जो खामोशी से फिलिस्तीनियों की मौत का तमाशा देख रहे हैं, और दूसरी तरफ ईरान है जो रस्मी तौर पर ही सही इजराइल के सर पर मौत का तांडव कर रहा है। ईरान के रॉकेट कभी भी आयरन डोम को भेद कर इजराइल की धरती हिला दे रहे हैं। ईरान सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक विचार है, और अमेरिका जानता है कि विचार कभी मरते नहीं। जमीनें खत्म हो जाया करती हैं, सत्ता बदलती रहती है, लेकिन विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। ईरान के विचारों ने ही अमेरिका को ईरान से निकाल फेंका था, और यही वो चीज है जिसका मुकाबला करना दुनिया के किसी भी देश की बस की बात नहीं। इजराइल के पास रॉकेट और हथियार चाहे जितने हों, लेकिन उसके पास वो हिम्मत नहीं जो ईरान के पास है। ईरान के लोग फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर भी हैं और मैदान कारजार में भी। अगर ईरान हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों के साथ अपनी मिलिट्री पावर और टेक्नोलॉजी शेयर न करता तो गाजा के मुसलमानों के लिए इतनी लंबी जंग लड़ना आसान नहीं था। सोचने वाली बात तो यह है कि अगर एक ईरान की मदद से गाजा इतनी लंबी जंग लड़ सकता है, तो अगर सभी मुस्लिम देश एकजुट होकर गाजा की मदद करें तो उसकी आज़ादी सिर्फ कुछ घंटों की बात होगी। आज ईरान वो देश है जिससे अमेरिका सबसे ज्यादा डरता है। ईरान वो देश है जिस पर अमेरिका अपना सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है ताकि उसकी बढ़ती लोकप्रियता और उसके वर्चस्व को कम किया जा सके। लेकिन अमेरिका को पता होना चाहिए कि जिस ईरान की लोकप्रियता को 1400 साल की साजिशें खत्म नहीं कर पाई, जिस ईरान ने सोवियत यूनियन को उखाड़ फेंका, जिसने अपनी धरती से अमेरिका की निशानियां मिटा दी,
उसे खत्म करना इतना आसान नहीं। अमेरिका और इजराइल अपनी आंखों से अपनी शिकस्त का मंजर देख रहे हैं। फिलिस्तीन के लाखों मासूमों की मौत इनके लिए काल बनने वाली है। ईरान के तेवर बता रहे हैं कि जिस जंग की शुरुआत अमेरिका ने की थी, उसका खात्मा ईरान करने वाला है। अल्लामा इकबाल ने अमेरिका और यूरोप के बारे में शायद सही कहा था कि तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी, जो शाखे नाजुक पे आशियाना बनेगा नापायदार होगा। निकल के सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है ये कुद्सियों से मैंने, वो शेर फिर होशियार होगा। ईरान होशियार हो रहा है, शेर होशियार हो रहा है। वैसे ईरान के बारे में आपके क्या विचार हैं, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या आप ईरान को एक ताकतवर देश मानते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं।